फैंग सन्नियांग ने जोर से चिल्लाते हुए अपनी नीली ध्वजा लहराई, जिससे ध्वजा से नीली वृत्ताकार तरंगें अचानक बहने लगीं और बाकी सभी ने भी अपनी निर्माण ध्वजाओं को चुपचाप लहराना शुरू कर दिया। जिसके तुरंत बाद एक नीली चमक ने उन्हें सबको घेर लिया और कुछ प्रकाश की चमकों के बाद वे सभी बिना किसी निशान के गायब हो गए। दूर से देखने पर केवल खाली समुद्र ही दिखाई दे रहा था जहां वे पहले थे। थोड़ी देर बाद दो प्रकाश की धाराएं इस क्षेत्र से तेजी से गुजर गईं, बिना रुकने या धीमे होने की कोई नियत के, मानो वे सचमुच अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे हों। और उनके पीछे सफ़ेद धुंध घनीभूत रूप से उनका पीछा कर रही थी, बिना किसी संदेह के। जैसे ही सफ़ेद धुंध जादुई निर्माण के दायरे में प्रवेश हुई, वह नीली चमक की बूंदाबांदी से घिर गई और कहीं से एक विशाल नीला प्रकाश अवरोध प्रकट हो गया, जो उसे उसके अंदर फंसा लिया। ठीक उसी पल फैंग सन्नियांग और बाकी सभी निर्माण अवरोध के चारों ओर प्रकट हो गए। वे सभी अपनी ध्वजाओं को ऊंचा उठाए हुए प्रकाश अवरोध की ओर इशारा कर रहे थे और कटोरी जितनी मोटी नीली प्रकाश किरणें छोड़ रहे थे, जिसे विशाल प्रकाश अवरोध सोख रहा था, जिससे उसकी चमक तेज तर्रार होती जा रही थी और उसका रंग गहरा होता जा रहा था। इसके बाद पीली और सुनहरी प्रकाश धाराएं तुरंत प्रकाश अवरोध के ऊपर उड़ आईं। प्रकाश धीरे धीरे फीका पड़ा और एल्दमियाओ तथा लंबे अस्तव्यस्त बालों वाले बलशाली व्यक्ति का पता चला। बहुत अच्छा, शाबाश। अब तुम्हें उस जानवर के प्रतिकार को सहना होगा और हमें इस मौके का फायदा उठाकर इसे हमारे दुर्लभ खजानों से खत्म करने देना होगा, एल्डर मियाओ ने आनंदित भाव से चिल्लाकर कहा। एल्डर गू के साथ एक नज़र मिलाने के बाद दोनों ने अपनी छाती की ओर हाथ बढ़ाया और एक जोड़ी प्राचीन जंग लगी तांबे की लंबी भालाएं निकाली, जिनके अलावा उनकी सुस्त चमकहीन नोकों के सिवा कोई विशेष बात नहीं थी। 6 संयुक्त महलों के 2 कोर फॉर्मेशन एल्डर गंभीर हो गए और स्वयं से बुदबुदाने लगे। तब भलाएं उनके हाथों से दूर तैरने लगीं और पीला प्रकाश छोड़ने लगी, जो धीरे धीरे चमकदार होता गया। उसी पल इन्फेंट का बीस्ट को लगा कि वह फंस गया है। एक श्रृंखला में शोकपूर्ण शिशु कीर्तन के बाद 300 मीटर चौड़ी विशाल सफ़ेद धुंध अचानक अपने केंद्र की ओर सिकुड़ने लगी। पलक झपकते ही वह 40 मीटर तक सिकुड़ गई और दूधिया सफ़ेद धुंध का अवरोध बना लिया। उसी समय धुंध से गरजदार विलाप आने लगे, जो एक ही कर्कश चीख में बदल गए, जो निर्माण के चारों ओर खड़े कल्टीवेटर्स को बधिर कर देते थे और उन्हें चिंतित कर देते थे। शिशु के विलाप अचानक रुक गए तो धुंध से असंख्य मुट्ठी आकार की नीली प्रकाश गोलियां बाहर निकल आईं, जो नीले प्रकाश अवरोध पर आक्रामक हमला करने लगी। हमले की उग्र गति ने हर किसी का दिल धक से कर दिया। जब प्रकाश गोलियां अवरोध से 30 मीटर दूर पहुंची तो उन्होंने चमकदार नीले बादल छोड़ दिए। बादलों में कुछ प्रकाश गोलियां चमकी और गायब हो गईं। केवल सफ़ेद धुंध के ऊपर फिर प्रकट होकर नीचे की ओर प्रहार करने लगी। इन हमलों का एक हिस्सा वास्तव में निर्माण जादू से बच निकला। हालांकि प्रकाश गोलियां वास्तव में बहुत अधिक संख्या में थीं और अधिकांश नीले अवरोध से टकरा गईं। अचानक नीला प्रकाश अवरोध और सफ़ेद धुंध दोनों से सफ़ेद चमक भयंकर रूप से फूट पड़ी, लेकिन सफ़ेद धुंध की चमक एक चमक के साथ गायब हो गई, जबकि अवरोध की दीवारें हिलने लगीं। नीला और सफ़ेद प्रकाश आपस में टिमटिमाते हुए मिला, मानो अवरोध ढहने वाला हो। सब लोग जल्दी से और जादुई शक्ति डालो। यह इन्फेंट का बीस्ट का एक घातक हमला है। दिव्य वाटर स्टार थंडर, हमें बस कुछ मिनट और सहना है। फैंग सन्नियांग ने घबराए हुए भाव से चिल्लाया। फिर उसने पहल करते हुए एक मंत्र पढ़ा और अपनी ध्वजा की ओर कुछ रक्त सा उगला, जिसकी नीली चमक फली फूली और मूल से कई गुना मोटी प्रकाश किरण छोड़ दी, जो तुरंत अवरोध को स्थिर कर दिया। बाकियों ने देखा तो वे भी अपनी अपनी तकनीकों से अपने शरीर की सारी जादुई शक्ति खींचकर जबरदस्ती निर्माण को सहारा देने लगे। जयान थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ। उसने उम्मीद नहीं की थी कि इन्फेंट का बीस्ट इतनी जल्दी पूरी ताकत से लड़ पड़ेगा। इस राक्षस जानवर की उग्रता वास्तव में तर्क से परे थी। निर्माण के ऊपर 2 कोर फॉर्मेशन कल्टीवेटर्स की तांबे की भालाओं में विचित्र परिवर्तन होने लगा। वे गंभीर भाव से रहस्यमयी मंत्र पढ़ रहे थे। भालाओं से निकलने वाला पीला प्रकाश इंच इंच बढ़ता जा रहा था और भालाएं धुंध के केंद्र की ओर नीचे इशारा करने लगीं। धुंध के अंदर इन्फेंट का बीस्ट ने ऊपर से आने वाले खतरे को महसूस किया और अचानक एक कानफोड़ू चीख छोड़ी। सफ़ेद धुंध धीरे धीरे तेज गति से घूमने लगी। थोड़ी देर बाद उसने एक विशाल भंवर बना लिया और विशाल जल की लहर खींच ली। तूफान में नीली चमक के टुकड़े भी थे, जो दिव्य वाटर स्टार थंडर के अत्यंत खतरनाक इकाइयां थे। किंग स्वांजी और उसके साथी ये दृश्य देखकर भयभीत हो गए और घबराहट से फैंग सन्नियांग की ओर देखने लगे, लेकिन वह भी उतनी ही डरी हुई लग रही थी और उसे पता नहीं था कि इन्फेंट का बीस्ट ने कौन सी आश्चर्यजनक जादुई तकनीक का इस्तेमाल किया है। जयान का चेहरा उदास हो गया जब उसने चुपके से क्रुकड सोल को आदेश दिया कि वह अपनी सारी जादुई शक्ति निर्माण में डाल दे। हालांकि उसे नहीं पता था कि इन्फेंट का बीस्ट ने कौन सी दिव्य क्षमता का उपयोग किया है, लेकिन लग रहा था कि यह हमला राक्षस को आज़ाद कर देगा। इस सोच के साथ जयान आकाश की ओर देखने को मजबूर हो गया और देखा कि 2 भालाएं पहले ही 30 मीटर लंबी हो चुकी थीं, हल्के से साफ और सुहानी घंटी की आवाज़ निकाल रही थीं। 2 कोर फॉर्मेशन एल्डरों ने फिर एक विचित्र हाथ मुद्रा बनाई, जबकि वे विशाल भालाओं पर कड़ी नजर रखे हुए थे। उनका प्रारंभिक मंत्र भी जारी था, क्योंकि उनके चेहरे तीव्र हो गए और माथों पर हल्का पसीना छा गया।
जानवर की भ्रमित चीखें जारी रहीं तो सफ़ेद नीला विशाल तूफान बिजली की तरह आक्रामक प्रहार करते हुए प्रकाश अवरोध से टकरा गया, जो 100 मीटर से ऊंचा था और आश्चर्यजनक दबाव लाया। उसके कोने की ओर इस भयानक हमले की दिशा होने से मध्यम आयु वाले कन्फ्यूशियन विद्वान और उसके पास की युवती के चेहरे पीले पड़ गए, मानो खून निकल गया हो। वह लाचार होकर दांत पीसते हुए अपने शरीर को पीले और नीले चमक वाले चकाचौंध अवरोध से ढक लिया, फिर निर्माण ध्वजा को कसकर पकड़कर अपनी सारी आध्यात्मिक शक्ति ध्वजापोल में डाल दी, जिससे ध्वजा से पहले से कई गुना मोटी प्रकाश किरण निकल आए। ठीक उसी पल विशाल तूफान अवरोध से टकराया, अपनी गति खो दी और कोई प्रभाव नजर नहीं आया। अचानक गरज, चीखें और फटने की आवाजें गूंजी। प्रकाश अवरोध केवल थोड़ी देर सह पाया और जानवर के भयानक विलाप के बीच रह गया। क्रुकड सोल और बाकी निर्माण बनाए रखने वाले कल्टीवेटर सब स्तब्ध हो गए और एक घूंट रक्त उगल दिया। जब मध्यम आयु वाले कन्फ्यूशियन विद्वान ने रक्त उगला तो उसकी दाव साथी बिना कुछ कहे उसे खींचकर लगभग 100 मीटर दूर भाग गई। जैसे ही महान निर्माण टूटा और फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट कल्टीवेटर्स के चेहरे पीले पड़ गए, आकाश से एक क्रोधपूर्ण चीख गूंजी, नरपिशाच जानवर, अपनी मौत स्वीकार कर। इसके तुरंत बाद 2 विशाल पीली प्रकाश धाराएं बिजली की तरह नीचे की ओर विशाल तूफान में प्रहार कर गईं। एक जोरदार शोकपूर्ण शिशु विलाप के साथ समुद्र अचानक मृत्यु सा शांत हो गया और धुंध धीरे धीरे छंटने लगी, जिससे इन्फेंट का बीस्ट का वास्तविक शरीर प्रकट हो गया, जबकि 2 तांबे की भालाएं अपनी मूल अवस्था में लौट आई थीं और उनकी पीली चमक समुद्र पर परावर्तित हो रही थी, जो जानवर के शरीर में ठुंसी हुई थीं। जयान ने जल्दी से क्रुकड सोल को मध्य ग्रेड स्पिरिट स्टोन निकालकर अपनी जादुई शक्ति की भरपाई करने को कहा, जबकि उसका ध्यान नीचे की ओर केंद्रित किया। इन्फेंट काप बीस्ट बेहद विचित्र दिख रहा था। उसके पास एक छोटे शिशु का सिर था, लेकिन नीले काप का शरीर और पूंछ। उसके निचले शरीर से 4 चिकने सफ़ेद मानव हाथ उगाए थे, साथ ही 2 विशाल पंख जैसे फिन्स भी थे। लेकिन सबसे विचित्र बात यह थी कि उसके चारों हाथों में अलग अलग वस्तुएं थीं। एक विशाल क्रैब टर्टल, 1 मीटर लंबा कोरल की छड़ी, एक सफ़ेद अंडे जितना मोती और एक चांदी जैसा ढाल के आकार का क्लैम शेल। इन वस्तुओं की चमकदार बनावट से एक नज़र में पता चल जाता था कि वे बहुमूल्य वस्तुएं हैं। जानवर के शिशु सिर पर पीड़ा का भाव था, मानो वह अभी भी चीख रहा हो। जयान ने उसके खुले मुंह में नुकीली दांतों की पंक्तियां देखीं तो वह भयभीत हो गया। उसके 3 मीटर लंबे काप शरीर ने लगातार तड़पना शुरू किया, 2 तांबे की भालाओं से बचने की कोशिश में, लेकिन वे भालाएं राक्षस जानवरों के लिए स्वाभाविक रूप से घातक लग रही थीं। चाहे जितना संघर्ष करता, भालाएं स्थिर पानी में कसी हुई रहीं, मानो वे जानवर को खा रही हों। भालाएं फेंकने वाले 2 कोर फॉर्मेशन एल्डर जयान और बाकियों जितने ही थके हुए लग रहे थे। स्पष्ट था कि इन 2 दुर्लभ खजानों को छोड़ने से उनकी ओरिजिन क्यू को कुछ नुकसान पहुंचा था। फिर भी वे तीव्र आनंद के भाव से उड़ते हुए आए। बाकी फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट कल्टीवेटर्स लालच से इन्फेंट का बीस्ट को घूरने लगे, लेकिन जब उन्होंने फैंग सन्नियांक को शिकारी बाघ की तरह उन्हें घूरते देखा तो उन्होंने लालच की सारी मंशा त्याग दी, अपना लार निगला और उन 2 भालाओं की ओर देखा जो जानवर को नष्ट कर रही थीं। 2 कोर फॉर्मेशन कल्टीवेटर्स उत्साहित होकर उड़ते चले आए, लेकिन जब वे इन्फेंट का बीस्ट से केवल 100 मीटर दूर थे तो राक्षस के नीचे से स्याही जैसी काली बुरी हवा अचानक बहने लगी। समुद्र की सतह का 1 किलोमीटर हिस्सा जानवर को केंद्र में लेकर चमकदार सफ़ेद बर्फ के गोले में जम गया, जो आकाश की ओर उछला और कोर फॉर्मेशन कल्टीवेटर्स पर नीचे की ओर झपटा। यह अचानक और अप्रत्याशित घटना ने सबको स्तब्ध कर दिया। प्रोफाउंड डेविल यिंग क्यू कोर फॉर्मेशन एल्डरों ने इस काली आभा को पहचान लिया और भयभीत होकर चिल्लाए। वे जहर वाली बिच्छू देखने के बाद की तरह जल्दी से उड़कर दूर चले गए। काली आभा ने उनका पीछा नहीं किया और हिस्सी मारते सांप की तरह समुद्र में डूब गई। इन्फेंट का बीस्ट वाले बर्फ गोले के पास एक काले भंवर में संघनित हो गई। काली हवा धीरे धीरे रुक गई और एक पुरुष तथा 2 महिलाओं का पता चला। पुरुष छोटा, सूखा, पतला था और उसके युवा चेहरे पर काले दाग थे। महिलाएं सुडौल, सुंदर थीं और बिना बाजू वाली छोटी स्कर्ट पहने थीं, हालांकि वे अंधेरी, ठंडी बुरी आभा से घिरी हुई थीं। 2 महिलाएं केवल देर फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट कल्टीवेटर्स थीं। जयान उस विचित्र, सूखे युवक की खेती को पारदर्शी नहीं देख पाया और वाकसिन था कि वह कोर फॉर्मेशन कल्टीवेटर है। एल्डर मायांक ने स्पष्ट रूप से इस पुरुष को पहचान लिया और क्रोध में लगभग असंगत बोलते हुए कहा, वूचो, तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें हमारे 6 संयुक्त महलों से युद्ध करना है? सूखा युवक अत्यधिक घमंड से बोला, युद्ध? इस युवा मालिक को ऐसा कोई रोचक नहीं, लेकिन चूंकि मेरे कबीले का पूर्वज समुद्र की गहराई से एकांतवास से बाहर आ रहा है, इसलिए यह इन्फेंट का बीस्ट का राक्षस कोर उसका बधाई उपहार होगा। ग्रैंड मास्टर जेनिथ यिन एकांतवास से बाहर आ रहा है। युवक के शब्दों ने 6 संयुक्त महलों को बहुत भयभीत कर दिया और वे एक दूसरे की ओर हताशा से देखने लगे। आसपास के अन्य कल्टीवेटर्स ने यह सुना तो उनके चेहरे मृत्यु जैसे पीले पड़ गए, यहाँ तक कि काफ़ी घमंडी मध्यम आयु वाला कन्फ्यूशियन विद्वान भी भय से कांपने लगा। जयान ने ये देखा तो आश्चर्यचकित हो गया। इस ग्रैंड मास्टर जेनिथ यिन की प्रतिष्ठा इतनी बड़ी थी, लेकिन वह जिस चीज़ के बारे में सबसे अधिक उत्सुक था वह युवक की बुरी आभा से हल्की परिचितता की भावना थी।
थोड़ी सोचने के बाद जयान को लगा कि यूए के सम्राट और क्रुकेश सोल द्वारा खेती की गई डिवाइन ब्लड लाइट सूखे युवक की इस आभा से काफी मिलती जुलती लग रही थी। हालांकि उनकी बहुत कमजोर थी। वह ग्रेज एड स्लिप में उल्लिखित प्रोफाउंड यिन शास्त्र के बारे में सोचने को मजबूर हो गया। जयान ने सोचा, क्या इसका प्रोफाउंड यिन डेविल क्यू से कोई संबंध है? जयान को और सोचने का मौका मिलने से पहले एल्दमायांक ने जोर से तिरस्कार करते हुए कहा, वू चौ, तुम बड़ी बड़ी बातें करते हो। क्या 100 साल पहले की उस जीवन मृत्यु एकांतवास ने उसे बड़ा सफलता दी? मुझे मत बताओ कि तुम्हारा पूर्वज उस समय मध्य नासेंट सोल स्टेज बन गया। इस पर वू चौ ने हंसी के ठहाके लगाए। हाँ, तुम्हारे 6 संयुक्त महल वास्तव में अज्ञानी हैं। किसने कहा कि मेरे कबीले का पूर्वज मध्य नासेंट सोल स्टेज पहुंचने के लिए एकांतवास में गया? मेरा पूर्वज एक बेजोड़ डेविल आर्ट खेती करने के लिए एकांतवास में गया था। वह केवल इसलिए बाहर आ रहा है क्योंकि तकनीक में उसे महान सफलता मिल गई है। वू चौ ने गर्व से कहा। एल्दमायांक और गौरव स्तब्ध रह गए। उन्हें पता नहीं था कि वह सत्य बोल रहा है या झूठ। चूंकि तुम्हें अब मेरे कबीले पूर्वज की प्रसिद्धि पता है, इसलिए ये युवा मालिक इन्फेंट का बीस्ट ले लेगा। निश्चय ही तुम्हारे 6 संयुक्त महल हमारे जेनिथ यिन द्वीप को ये सम्मान नहीं देंगे। वू चौ ने उनके भावों को घूरते हुए कपटपूर्ण ढंग से कहा। उसके क्रोधजनक शब्द सुनकर एल्दमायांक का चेहरा पीला पड़ गया और एल्द गौरव के नेत्रों में कुछ सोचते हुए चमक आए, लेकिन दोनों ही चुप रहे। बाकियों ने कुछ कदम पीछे हट लिए, इस उलझन में पड़ना न चाहते हुए। फंग संज्ञा ने ये देखा तो लाचार होकर भौहें चढ़ा लीं। यहाँ मौजूद हर कोई राक्षस जानवर से निपटने के लिए आमंत्रित किया गया था। वे 6 संयुक्त महलों के अधीनस्थ नहीं थे। इस स्थिति में 6 संयुक्त महल वास्तव में नुकसान में थे। हालांकि 6 संयुक्त महलों के पास प्रारंभ में 2 कोर फॉर्मेशन कल्टीवेटर्स थे, लेकिन प्राचीन दुर्लभ खजाने ओपोजिंग हेवन स्पेयर्स को सक्रिय करने से उनकी ओरिजिन क्यू को बहुत नुकसान पहुंचा था। युवक वू चौ भी प्रारंभिक कोर फॉर्मेशन कल्टीवेटर था, लेकिन उसने स्कैटर्ड स्टार सीज में सर्वश्रेष्ठ डेविल आर्ट प्रोफाउंड यिन आर्ट की खेती की थी। वह साधारण कोर फॉर्मेशन कल्टीवेटर से कहीं ऊपर था। इसके अलावा उसके पीछे ग्रैंड मास्टर जेनिथ यिन का समर्थन था, जो स्कैटर्ड स्टार सीज के सभी को ज्ञात एक बुरा डेविल लॉर्ड था जिसे कोई हल्के में उकसाने की हिम्मत नहीं करता। लेकिन वू चौ को इन्फेंट का बीस्ट उनकी आंखों के सामने ले जाना 6 संयुक्त महलों के लिए बड़ा अपमान होता। न केवल उनकी सारी मेहनत व्यर्थ जाती, बल्कि वे कमजोर और आसानी से धमकाए जाने वाले लगते, जो 6 संयुक्त महलों की भविष्य की वृद्धि को दबा देता। इस पल एल्द गौरव और एल्दमायांक ने मौन चर्चा शुरू की और उनके भाव स्पष्ट और उदास के बीच बदलते रहे। वू चौ ने ठंडे स्नॉट के साथ घमंड से इन्फेंट का बीस्ट के पास चला गया। उसके हाथ से काली चमक चमकी और एक गाढ़ा काला डेविलिश तलवार उसके हाथ में प्रकट हो गई। उसने अपनी तलवार से राक्षस जानवर के विचित्र सिर को चीर दिया और बिना किसी रोक टोक के सिर के अंदर राक्षस कोर की तलाश करने लगा, जबकि 2 महिलाएं आकाश में एल्दमायांक और गौरव को सतर्कता से देख रही थीं। फंग संज्ञा का चेहरा बेहद बदसूरत हो गया, लेकिन चूंकि एल्दमायांक और गौरव ने अभी तक कुछ नहीं कहा था, इसलिए उसने कार्यवाही करने की हिम्मत नहीं की। जयान और बाकी चुपचाप देखते रहे, एक शब्द कहने की हिम्मत न करते हुए। वे स्वयं पर विपत्ति न आने देने के भय से थे। थोड़ी देर बाद वू चौ ने राक्षस जानवर के सिर से एक जैद नीला गोला निकाला, आनंद से भरे चेहरे के साथ, लेकिन फिर उसकी नज़र राक्षस के अंगों में पकड़े 4 चमत्कारी वस्तुओं पर पड़ी और लोभ का भाव प्रकट हो गया। लेकिन जैसे ही उसने अपनी डेविलिश तलवार उठाई, एल्द गौरव ने उसे रोकते हुए गहरी आवाज में कहा, युवा द्वीप स्वामी, तुम्हारे पूर्वज के हमारे महलों से पुरानी मित्रता का संबंध कहा जा सकता है। तुम इन्फेंट का बीस्ट की अन्य वस्तुएं ले सकते हो, हालांकि हमारे 6 संयुक्त महलों को राक्षस कोर चाहिए। हमें इसे वापस लेना ही होगा, वरना हम नहीं लौटेंगे। एल्द गौरव ने उदासीन स्वर में कहा, बिना किसी भाव के। वू चौ ने यह सुनकर ठंडी हंसी हंस दी और उसके शब्दों की उपेक्षा करते हुए चीरना जारी रखा। राक्षस के नम को तोड़कर नीले कोरल को कसकर पकड़ लिया। ये देखकर एल्द गौरव ने नर्म भाव प्रकट किया और लाचार होकर वू चौ की ओर आवाज भेजी। उसे सुनकर वू चौ ने अचानक अपनी तलवार रोकी और आश्चर्य का भाव दिखाया। उसने अपनी डेविलिश तलवार नीचे की और अविश्वास से मुंह खोल बंद किया, मानो कुछ कहना चाहता हो। तब एल्द गौरव ने निर्विकार होकर कुछ और शब्द कहे। यह विचित्र दृश्य जयान और बाकियों को पूरी तरह भ्रमित कर गया, जबकि एल्दमायांक निर्विकार होकर आकाश में तैरता रहा और हो रही घटना की अनदेखी करता रहा। मैं विश्वास नहीं करता, मुझे तुम्हारी स्थिति का प्रमाण दो। वू चौ ने अचानक सिर हिलाया और ठंडे स्वर में चिल्लाया। ये जानबूझकर था या नहीं स्पष्ट नहीं, लेकिन उसने आवाज हस्तांतरण तकनीक के बिना अचानक ये चिल्लाया। जयान और बाकियों ने सुना तो भ्रमित हो गए, एक दूसरे को देखा तो एल्द गौरव और मायांक ने क्रोधपूर्ण भाव दिखाया। ठीक है, यहाँ हमारी स्थिति का प्रमाण है। बर्फीले भाव से उसने अपनी बाँह लहराए और काली प्रकाश छोड़ी। वू चौ ने बिना मेहनत के उसे पकड़ लिया। जयान ने धड़कते दिल से इस पर ध्यान से देखा, लेकिन अपनी शक्तिशाली आध्यात्मिक इंद्रियों पर निर्भर होकर ही वस्तु को स्पष्ट देख पाया। यह एक दुर्भावनापूर्ण भूत सिर के आकार में तराशा और चित्रित कमांड मेडेलियन था, जो हल्का काला क्यों छोड़ रहा था। इसे ध्यान से जांचने के बाद वू चौ को पहचान गया।
जयान का दिल धक से हो गया और उसे हल्का अशुभ पूर्वाभास हुआ। उसने जल्दी से सिर घुमाया लेकिन जो देखा वह भयानक था। बाकी भ्रमित लग रहे थे और 3 कोर फॉर्मेशन कल्टीवेटर्स के कार्यों को देख रहे थे। हालांकि किंग शांत का चेहरा मृत्यु सा सफेद हो गया और वह मुट्ठियां कसकर चुपचाप पीछे हटने लगा। पलक झपकते ही वह 100 मीटर दूर था। जयान ने उसे देखा तो वह पहले चौंका, फिर बदसूरत कड़वी मुस्कान दिखाए। उसके बाद बिना कुछ कहे नीली धारा में बदल गया और अधिकतम गति से भागा। किंग शांत और जयान के विचित्र कार्यों ने फंक्सन्या और अन्य कल्टीवेटर्स को स्तब्ध कर दिया। उन्हें बड़ा भ्रम हुआ। एल्डर गौरव और मायांक ने ये देखा तो ठंडे भाव दिखाए। एल्डर गौरव ने कपटपूर्ण ढंग से कहा, भागने वालों को मारने की जिम्मेदारी हम लेंगे भाई वो, बाकी तुम पर छोड़ते हैं। वो चौके जवाब का इंतजार किए बिना एल्डर गौरव और मायांक 2 प्रकाश धाराओं में बदल गए और जयान तथा किंग शांत की दिशा में बिना निशान के गायब हो गए। वूचो ने ठंडा स्नॉट किया। हालांकि वह अनिच्छुक लग रहा था लेकिन भ्रमित फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट कल्टीवेटर्स को हत्या की मंशा से घूरा। तुम सब सचमुच दुर्भाग्यशाली हो। जो तुम्हें नहीं देखना चाहिए था वह देख लिया। अब ये युवा मालिक तुम्हारी आत्माओं ले लेगा। वू चौ ने अपनी बाहें फैलाईं और तुरंत आसपास के आकाश धरती को काली बुरी हवा से ढक लिया। आश्चर्यजनक रूप से घनी दबाव ने फंक्सन्या और बाकियों को तुरंत घेर लिया। जयान की देर फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट खेती से प्रेरित होकर पहले से ही तेज दिव्य पवन नाव धनुष से छूटे तीर की तरह हवा को चीरती हुई दौड़ रही थी। जयान ने देखा कि चट्टान थोड़ी दूरी पर आ गई थी तो मन ही मन राहत की सांस ली, लेकिन सिर घुमाकर पसीना पोंछते हुए उसके रक्त की ठंडी हवा चल गई और पीछे से कुछ आने की आवाज़ सुनाई दी। आघात के क्षण में जयान ने तुरंत प्रतिक्रिया देते हुए अपनी दिव्य पवन नाव पर पैर पटका, जिससे वह साइड में सरक गई और एक पल बाद दिव्य पवन नाव पहले से ही लगभग 40 मीटर दूर पहुंच चुकी थी। लगभग उसी ही समय एक गहरा पीला प्रकाश धारा जयान के अभी अभी वाले स्थान से गुजर गई और 100 मीटर दूर पीला प्रकाश रुककर फीका पड़ा, जिससे एक सिलहुट प्रकट हुआ। जयान ने अपने चिपचिपे ठंडे पसीने को पोंछा और इस व्यक्ति को कड़वी मुस्कान के साथ देखा। उसके सामने लंबे अस्तव्यस्त बालों वाला व्यक्ति खड़ा था जो 6 संयुक्त महल का एल्डर गौरव था। उस पर एल्डर गौरव ने अपने धरती पीले डिस्क जादुई खजाने पर पैर पटका और अत्यधिक ठंडी नज़र से चुपचाप उसे घूरा, मानो जयान की आंखों में पहले ही मृत व्यक्ति हो। जयान द्वारा नीचे रखे गए निर्माण के बारे में तो वह उसके 40 मीटर पीछे था, जिससे जयान को बड़ा आघात लगा। हालांकि जयान को स्पष्ट रूप से समझ आ गया था कि अब कोई प्रश्न या दया की याचना व्यर्थ होगी, इसलिए उसे इस कोर फॉर्मेशन वरिष्ठ के विरुद्ध अपनी जान जोखिम में डालकर लड़ना होगा और देखना होगा कि क्या निर्माण जादू से उसे फंसाने का कोई अवसर मिलता है या नहीं। इस विचार के साथ जयान का हृदय दृढ़ हो गया और उसने क्रुकेश सोल को आदेश दिए, जिसके फलस्वरूप क्रुकेश सोल धुंधला होकर जयान के सामने अवरुद्ध करने के लिए चला गया और उसी क्षण उसके शरीर से हल्का रक्त लाल प्रकाश निकला, साथ ही रक्त की गंध फैली, जबकि जयान के हाथों से प्रकाश चमका और उसके नम में 2 जादुई उपकरण प्रकट हो गए। जयान और क्रुकेश सोल के हठपूर्वक प्रतिरोध की इच्छा देखकर एल्डर गौरव की आंखों में अशुभ चमक आ गई और उसने अपने नीचे के डिस्क जादुई खजाने से लंबी कर्कश ध्वनि कराई, जिसके बाद डिस्क ने पीला प्रकाश छोड़ा और उसके पूरे शरीर को पीले प्रकाश कवच की तरह घेर लिया। इसके बाद एल्डर गौरव ने अचानक अपनी भुजाएं उठाईं और चुपचाप हथेली के आकार वाले चंद्राकार प्रकाश ब्लेडों का विशाल झुंड जयान और क्रुकेश सोल की ओर दाग दिया। जयान बहुत भयभीत हुआ लेकिन साथ ही राहत भी महसूस की, क्योंकि उसके जादुई खजाने की गति केवल उतनी ही थी जितनी जयान ने पहले लेई वन्हे के हमलों में देखी थी, जिससे जयान को अपनी जान बचाने का अवसर मिल गया। जयान की चेतना उमंगित हुई और उसने हाथ उठाए। एक हाथ से विशाल बढ़ा हुआ कछुआ खोल फेंका, जबकि दूसरे हाथ में चमकदार छोटा दर्पण पकड़कर सीधे आने वाले प्रकाश ब्लेडों पर नीला प्रकाश कोहरा छोड़ दिया। अनवरत विस्फोटों की श्रृंखला गूंजी, जिसमें प्रकाश ब्लेडों का अगला भाग नीले प्रकाश कोहरे के प्रभाव से धीमा हो गया, लेकिन बाकी ब्लेड जैसे ही नीले प्रकाश में घुसे नीला प्रकाश चूर चूर हो गया और तारकीय प्रकाश के टुकड़ों में बिखर गया। चटाक की आवाज के साथ ही उसी क्षण जयान के हाथ का दर्पण 2 टुकड़ों में टूट गया और अयोग्य हो गया। जयान ने एजियोर स्टेसिस मिरर को बिना किसी पश्चाताप के फेंक दिया और नजर न हटाते हुए अपने स्टोरेज पाउच पर थपथपाया, जिससे स्टोरेज पाउच से 2 काली प्रकाश धाराएं और 5 सफेद प्रकाश धाराएं निकली, जो उसके चारों ओर आधा चक्कर लगाकर व्यवस्थित रूप से उड़ गईं। ये जयान के लिए अभी पर्याप्त न था, इसलिए 8 और सफेद प्रकाश चमकें उसके चारों ओर घूमी और उसके दोनों ओर 4 कठपुतली सैनिक प्रकट हुए, जो अपने धनुष खींचकर कार्यवाही के लिए तैयार हो गए। तब प्रकाश ब्लेडों का झुंड कछुए के खोल पर प्रहार किया। संपर्क के क्षण में खोल पर असंख्य गहरे घाव पड़ गए और केवल कुछ ही पलों में कछुआ खोल विलाप करने लगा तथा प्रकाश ब्लेडों के झुंड ने उसे असंख्य टुकड़ों में काट डाला। इस खरीदे गए समय के कारण जयान के 7 सर्वश्रेष्ठ ग्रेड जादुई उपकरण क्रुकेश सोल के सामने पहुंच चुके थे और उसके चारों ओर निरंतर घूमते हुए काले सफेद प्रकाश धाराओं का अवरोध बना रहे थे। निस्संदेह ये सर्वश्रेष्ठ ग्रेड जादुई उपकरण भी कमजोर हो चुके प्रकाश ब्लेड हमलों को सहन न कर सके। ब्लैक ड्रैगन क्लॉज और 5 सफेद उड़न ब्लेड चमकते हुए घूमे, लेकिन केवल जुगनू बनकर रह गए। चंद्राकार प्रकाश ब्लेडों के झुंड को रोकने के लिए कुछ न रहने पर वे जयान के सामने स्थिर खड़े क्रुकेश सोल की ओर काटने लगे। हाँ,
क्रोकेश सोल ने अचानक दुनिया न हिलाने वाली गर्जना की। उसके शरीर को घेरे रक्त लाल प्रकाश उतार फेंका जो पलक झपकते ही विशाल लाल बार ड्रैगन में बदल गया और नुकीले पंजों तथा खुले दांतों के साथ आगे बढ़ा। जैसे ही लाल प्रकाश और प्रकाश ब्लेड टकराए, जयान के पक्ष के कठपुतली सैनिकों ने अपने प्रकाश तीर समय पर छोड़े जो बार ड्रैगन के हमले में शामिल हो गए, जिससे क्षणिक गतिरोध हो गया। घटना के इस रूप से जयान उल्लासित हो गया, लेकिन एल्डर गौरव आश्चर्यचकित दिखा। लेकिन जल्द ही कोर फॉर्मेशन कल्टीवेटर ने तिरस्कार से स्नॉट किया और हाथ उठाए उसके पीछे से पीला प्रकाश फूट पड़ा। जयान ने ये देखा तो भयभीत हो गया, क्योंकि उसने अपने बहुमूल्य जादुई उपकरणों का अधिकांश भाग पिछले हमले को रोकने में व्यय कर दिया था। यदि शत्रु एक और तीव्र हमला छोड़ता तो वह निश्चित रूप से समाप्त हो जाता। जयान भय में डूबा हुआ था। व्यंग्यात्मक कोर फॉर्मेशन कल्टीवेटर का रंग अचानक बदल गया। शायद स्वर्गीय हस्तक्षेप से उसके गाल असामान्य लाल हो गए, जो जल्द ही पीले पड़ गए। उसके बाद उसके शरीर के पीछे का पीला प्रकाश मंद हो गया और कांपता शरीर दर्द से झुक गया। एल्डर गौरव अचानक क्रोधपूर्ण भय से भर गया। उसे अच्छी तरह पता था कि यह उसके ओरिजिन क्यू को पहले हुए नुकसान से पुनर्तः उबरने से पहले ही उसके सच्चे ओरिजिन का आवेगी उपयोग करने से हुआ था। हालांकि उसे केवल एक पल और अपनी चोटों को दबाना था ताकि जयान को आसानी से नष्ट कर सके। यह मोड़ जयान को पागलपन की खुशी से भर गया। उसने तुरंत प्रतिक्रिया दी। इस अवसर का लाभ उठाते हुए क्रोकेश सोल को पकड़ा और बिजली की चाल से नामरहित द्वीप की ओर नीचे उड़ा। बार ड्रैगन और कठपुतली सैनिकों को पीछे छोड़ दिया, क्योंकि समय पर उन्हें वापस न ले सका। एल्डर गौरव लज्जा से क्रोधित हो गया। यदि वह वास्तव में जयान को अपने हाथों से भागने देता तो बेवकूफ़ ठहराया जाता। व्याकुल होकर उसने अपनी चोटों को थोड़ा और बिगाड़ने दिया। दांत पीसते हुए अपने पूरे शरीर की आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग किया और जबरन चोटें दबाईं। फिर दृढ़ संकल्प से चकाचौंध पीली प्रकाश धारा बनकर जयान का पीछा किया। बहुत तेज गति से उड़ते हुए जयान एक क्षण में 100 मीटर तय कर गया। ठीक जब वह जादू निर्माण की परिधि में कदम रखा, पीली प्रकाश धारा उसके पीछे आ गई, लगभग उसी समय निर्माण में प्रवेश करने को। जैसे ही एल्डर गौरव सोचते हुए मुस्कुराया कि वह दोनों को एक प्रहार में मार डालेगा, उसकी आंखें अचानक चमकी और उसने विशाल दृश्य परिवर्तन देखा। नामरहित द्वीप कहीं नजर न आया और वह खुद को विशाल जैद समुद्र के ऊपर पाया, जहां अपार दबाव उसे जकड़े हुए था। निर्माण जादू। एल्डर गौरव का भाव गंभीर हो गया। हालांकि उसे यहाँ निर्माण जादू के होने पर कुछ आश्चर्य हुआ, लेकिन कोई घबराहट न हुई, क्योंकि पास के निर्माण जादू के स्पंदनों से संकेत मिल रहा था कि यह कोई प्रभावशाली महान निर्माण नहीं था। वह आश्वस्त था कि इसे आसानी से तोड़ सकेगा। इस सोच के साथ एल्डर गौरव का भाव ठंडा पड़ गया और उसके शरीर से चकाचौंध पीला प्रकाश चमका। निश्चित रूप से जयान ने अपने जेडवाटर एज और आर्मर फॉर्मेशन में जो देखा वह उसके कोर फॉर्मेशन वरिष्ठ द्वारा देखे गए से पूरी तरह अलग था। अपनी दिव्य पवन नाव पर कुछ बार आगे चमककर वह आसानी से महान निर्माण से बाहर आ गया। जितना दूर भाग सकें उतना भागने के विचार से जयान ने सिर घुमाकर निर्माण की ओर देखा। जयान का भाव उदास हो गया। उसने देखा एल्डर गौरव पीले बिजली के बोल्ट में परिवर्तित हो गया और निर्माण जादू की पाबंदियों पर जंगली प्रहार कर रहा था। जयान ने देखा कि वह तोड़ने ही वाला था, तो जयान का भाव स्पष्ट और उदास के मध्य बार बार बदल रहा था। यदि जयान भागता तो पीछा करने वाला बाहर निकलकर फिर पीछा करता। उसके पीछा करने वाले जादुई खजाने और जयान की दिव्य पवन नाव के मध्य गति का बड़ा अंतर होने से निश्चय ही पकड़ लिया जाता। जयान संकोच कर रहा था। तब निर्माण जादू की कई परतें टूट चुकी थीं। फिर निर्णय लेते हुए जयान की आंखों में हत्यारी मंशा चमक उठी। उसने बिना झिझक क्रोकेश सोल को पुकारा और जादू निर्माण के आवरण में छिपकर चुपके से एल्डर गौरव के निकट पहुंचा। लेकिन जैसे ही वे एल्डर गौरव के पास पहुंचे, उनके लक्ष्य को कुछ संवेदित हुआ। जबकि वह अनियंत्रित रूप से निर्माण जादू तोड़ रहा था, एल्डर गौरव अचानक रुक गया और कठोर भाव से सतर्कतापूर्वक चारों ओर देखने लगा। जयान ने भौहें चढ़ाईं, तब प्रकाश चमक के साथ उसके हाथ में छोटी नीली ध्वजा प्रकट हुई, जो निर्माण की मुख्य नियंत्रण ध्वजा थी। एक अस्पष्ट मंत्र फुसफुसाते हुए जयान ने अचानक ध्वजा फेंकी, जो नीली प्रकाश धारा में बदल गई और निर्माण में विलीन हो गई। इसके बाद एल्डर गौरव के सामने का दृश्य एक बार फिर बदल गया। अब वो उफनते तूफान से घिरा हुआ था और मूल 600 किलोग्राम दबाव जो उसे दबा रहा था अचानक गुणित हो गया, जिससे उसका शरीर सुस्त पड़ गया। जब कोर फॉर्मेशन कल्टीवेटर का शरीर निर्माण के कारण धीमा हो गया, तब उसके पीछे समुद्री जल से दर्जन भर पारदर्शी सफेद बर्फ भाले बाहर निकल आए। अचानक एल्डर गौरव का सुस्त शरीर फिर से चपल हो गया। उसने घूमकर हाथ उठाया और एक विशाल पीला चंद्रमा छोड़ा, जो पलक झपकते ही बर्फ भालों को पूरी तरह चूर चूर कर दिया। लेकिन बिना किसी विलंब के दूसरी दिशा से एक बर्फ सांप निकला, जो उसे प्रहार करने को आया। साथ ही एल्डर गौरव के पीछे का समुद्री जल अलग हुआ और एक रक्त लाल प्रकाश किरण प्रकट हुई, जो निकट दूरी से और बहुत तेज गति से छोड़ी गई थी। इसलिए निर्माण जादू की पाबंदियों के अधीन एल्डर गौरव समय पर टाल न सका। वह केवल भयंकर भाव से अपने शरीर को पीले प्रकाश से घेरकर हमलों को रोकने की कोशिश की। बाह जितनी मोटी रक्त लाल प्रकाश किरण प्रहार कर गई, जिससे एल्डर गौरव आगे की ओर लड़खड़ा गया और संतुलन थोड़ा खो बैठा। उसी समय उसके पक्ष से नीला प्रकाश चमका और जयान अचानक प्रकट हुआ, जो अपने हाथों में विशाल नीली तलवार से भयंकर ढंग से नीचे की ओर प्रहार कर रहा था। एल्डर गौरव बहुत भयभीत हो गया, क्योंकि वहां पहले कोई नहीं था। ये कौन सी विचित्र गति तकनीक थी?
हालांकि आश्चर्यचकित होने पर भी उसने तुरंत प्रतिक्रिया दी, अपने शरीर के पीले प्रकाश को अचानक उफान पर लाकर जयान की विशाल तलवार को रोकने की कोशिश की। जयान हंस पड़ा और नजरों से गायब हो गया। तब एल्ड गौरव ने चारों ओर हवा चीरने की आवाज सुनी और 10 से अधिक रक्तसूत्रों को अपनी ओर चुभते देखा। उड़ते सुई। एल्ड गौरव भयभीत हो गया। उसे कल्टीवेशन जगत में प्रसिद्ध इन गुप्त हथियारों के बारे में अच्छी तरह पता था। उसके शरीर का पीला प्रकाश चमक उठा, मानो कपटपूर्ण जादुई उपकरणों को नष्ट करने की कोशिश कर रहा हो। बिना जाने कि वह जयान के जाल में फंस गया। धड़ाक। जयान उसके पीछे फिर प्रकट हुआ और प्रहार किया, जिससे पीला प्रकाश डगमगा गया। तब दर्जन रक्तसूत्र सांपों की तरह विचित्र ढंग से उसके पीले प्रकाश में घुस गए और 1 सेकंड में 1 मीटर पार कर अभी भी गहराई में भेदते चले गए। क्रोधपूर्ण भय से एल्ड गौरव की आंखें ठंडे भाव से चमकी और उसने अपने स्टोरेज पाउच की ओर हाथ बढ़ाया। उसे एहसास हो गया कि उनके निर्माण जादू और विचित्र हमलों के साथ उसके पहले ओरिजिन क्यू को हुए भारी नुकसान से विजयी होना कठिन होगा। लेकिन उसे कुछ निकालने का मौका मिलने से पहले उसके सामने 2 अंगूठे जितनी मोटी रक्त लाल प्रकाश धाराएं प्रकट हुईं, जो अत्यंत तीक्ष्णता से उसके शरीर की ओर दागी गईं। जयान के हमले सहने और उड़ते सुई से फंसने के कारण उसके शरीर का पीला प्रकाश बहुत कमजोर हो चुका था, जिससे असाधारण रक्त लाल प्रकाश धाराएं उसके पीले प्रकाश को भेद गईं। एल्ड गौरव का चेहरा मृत्यु सा पीला पड़ गया। लेकिन कोर फॉर्मेशन कल्टीवेटर होने के नाते जब रक्त लाल धारा उसके पीले प्रकाश को भेदती महसूस हुई और कोई खजाना निकाल न सका, तब उसने अचानक अपने शरीर की पूरी शक्ति लगाकर टालने की कोशिश की। एक क्षण बाद दोनों रक्त लाल प्रकाश धाराएं प्रहार कर गईं, जिनमें से एक उसके कान को छूती हुई गुजर गई और उसके अधिकांश मांस उड़ा ले गई, जबकि दूसरी ने सुई कोई महत्वपूर्ण भाग न छुआ लेकिन उसके कंधे पर छोटा छेद कर दिया, जहां से रक्त की धार फूट पड़ी। एल्ड गौरव दर्द से चीखा और घुटने टेक दिए। ये जयान के हमलों का अंत न था। 1 सेकंड बाद क्रुकेश सोल का ऊंचा काया समुद्र से प्रकट हुआ और उसने भुजाएं उठाईं। 2 रक्त लाल प्रकाश किरणें छोड़ दीं। उसी क्षण जयान निर्विकार भाव से एक हाथ में चांदी की तलवार पकड़कर चांदी प्रकाश के चाप बनाकर लहराई निरंतर पीले प्रकाश पर प्रहार करता रहा। प्रत्येक प्रहार पर कानफोड़ू चीखें गूंजी। उसके दूसरे हाथ से उसने मोटी ताबीजों की पोटली निकाली और असंख्य अग्नि गोलों तथा बर्फ भालों की बौछार छोड़ी। उसके बाद चकाचौंध प्रकाश चमके और विस्फोटों की आवाजें अनवरत जारी रहीं। धीरे धीरे दर्द से चेतना प्राप्त करते हुए एल्ड गौरव घबरा गया। उसे स्पष्ट महसूस हो रहा था कि निर्माण जादू के दबाव, शत्रु के निरंतर हमलों और उसके प्राचीन कटोरे के उपयोग से जादुई शक्ति की कमी के कारण उसके शरीर की रक्षा करने वाली पीली चमक ज्यादा न टिकेगी। परिणामों की परवाह किए बिना उसने एक गुप्त तकनीक से जबरदस्ती जादुई शक्ति वापस खींची, लेकिन इससे पहले पूरा हो पाता जयान का मंत्र एक बर्फीली ध्वनि उत्पन्न कर गया। अचानक एल्ड गौरव के चारों ओर अराजक समुद्री जल घूमने लगा, जिससे उसके शरीर पर प्रभावी विशाल दबाव क्षणिक रूप से कई गुना बढ़ गया। उसके शरीर की रक्षा करने वाली पीली चमक अपनी अंतिम झलक पर पहुंच गई और एल्ड गौरव के अविश्वासपूर्ण दृष्टि के नीचे विलापपूर्ण कराह उठी, फिर पूरी तरह गायब हो गई। बिना किसी अवरोध के उड़ते सुई तुरंत रक्त प्रकाश चमक के साथ उसके महत्वपूर्ण अंगों को भेद गए, जिससे एल्ड गौरव घुटनों पर गिर पड़ा। चांदी प्रकाश चमक कर जयान चुपचाप उसके पक्ष में प्रकट हुआ और 6 संयुक्त महल के एल्ड गौरव का सुंदर सिर 10 मीटर दूर गिर गया। तुरंत उसके बाद सिरविहीन लाश से रक्त का झरना फूट पड़ा, जो हवा को रक्त की गंध से भर गया। जयान ने लंबी सांस ली, लेकिन जल्दी ही लाश के पास जाकर उसका स्टोरेज पाउच छीन लिया। उसी समय क्रुकेश सोल ने हाथ बढ़ाकर पीला कटोरा जादुई खजाना इकट्ठा किया। इसके साथ जयान और क्रुकेश सोल ने दिव्य पवन नाव में निर्माण से बाहर तेजी से भागना शुरू किया। केवल 15 मीटर उड़ने के बाद जयान ने नाव को समुद्र में डुबो दिया और लगभग 100 मीटर नीचे उतर गया। इसके बाद उसने अपनी दिव्य पवन नाव समेट ली और आभा काटने वाली लाल रेशमी कपड़ा निकालकर क्रुकेश सोल और स्वयं को लपेट लिया। फिर उन्होंने नामरहित मंत्र का उपयोग कर अपनी क्यू को नियंत्रित किया। ये कार्य पूरा होने के थोड़ी देर बाद एक भयंकर और क्रोधपूर्ण आध्यात्मिक इंद्रिय निकट पहुंची, जो ऊपर से आसपास के समुद्र की खोज करने लगी। हालांकि आध्यात्मिक इंद्रिय ने बारीकी से जांच की, लेकिन उसके स्वामी को जयान या क्रुकेश सोल का कोई निशान न मिला। क्रोध से भरी आध्यात्मिक इंद्रिय ने निकट क्षेत्र को फिर से घुमाया, फिर जल्दी से दूसरे क्षेत्र की ओर भाग गया। इसके बाद जयान को वास्तव में शांति मिली। निश्चय ही वह मूर्खतापूर्ण ढंग से समुद्र से अचानक बाहर न निकला, बल्कि एक नीला प्रकाश अवरोध छोड़कर स्वयं और क्रुकेश सोल को समुद्र से अलग किया और क्रुकेश सोल को ध्यान अवस्था में भेज दिया। समुद्र में छिपाव आधे महीने से अधिक चला। उन दिनों विशाल आध्यात्मिक इंद्रिय का स्वामी हार न मानने को तैयार था और निकट समुद्रों की कई बार खोज करता रहा, लेकिन चूंकि जयान हमेशा उसे आते महसूस कर पहले से क्यों नियंत्रित कर लेता था, इसलिए वह कभी सफल न हुआ। अब कई दिनों से आध्यात्मिक इंद्रिय न आने पर जयान अंततः हिलने की हिम्मत जुटा सका। धीरे धीरे 50 किलोमीटर से अधिक दूर जाने के बाद वह अंततः समुद्री जल से बाहर उड़ा, दिशा समझी और अधिकतम गति से उड़ चला। निश्चय ही वह स्टालवार्ड स्टार द्वीप पर न लौट सका और कहीं और रहना पड़ता। हालांकि उसे नहीं पता था कि 6 संयुक्त महल के एल्ड गौरव और एल्ड मायांक का वूचो नामक युवक से कैसा लज्जास्पद संबंध था, लेकिन वे निश्चय ही उसे मारकर चुप कराने को उत्सुक होंगे। लेकिन चूंकि फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट कल्टीवेटर जैसे वह बचे हुए 2 कोर फॉर्मेशन कल्टीवेटर से तुलना न कर सके, इसलिए उनके प्रभाव क्षेत्र से दूर जाना ही बेहतर था।
माइनर एक्सपेंस द्वीप पर अपने 3 जादू निर्माण उपकरण सेट और अमर गुफा को खोना वास्तव में दुर्भाग्यपूर्ण था। एल्डर गौरव से लड़ाई में खोए जादुई उपकरणों को जोड़कर जयान को वास्तव में बड़ा नुकसान हुआ था। जयान अधिकतम गति से उड़ते हुए स्वयं पर कड़वी मुस्कान के साथ हंस पड़ा। लेकिन अन्य फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट कल्टीवेटर्स के विनाशकारी भाग्य की तुलना में वह शिकायत न कर सका। उसने अपनी जान बचाई थी। जयान स्वयं को सांत्वना दे रहा था। उसके हृदय अचानक हरकत में आया और उसने एल्डर गौरव का स्टोरेज पाउच निकाला। समुद्र के नीचे के पूर्व काल में जयान सतर्क था, इसलिए स्टोरेज पाउच की जांच न की थी। अब देखने का समय था। निश्चय ही कोर फॉर्मेशन कल्टीवेटर बहुत गरीब न होगा। भाग्य से उसके नुकसान की भरपाई भी हो सकती थी। धीरे धीरे अपनी आध्यात्मिक इंद्रिय को स्टोरेज पाउच में डालते हुए जयान को 80 मध्य ग्रेड स्पिरिट स्टोन मिले और वह पागल खुशी से भर गया। यह एल्डर गौरव वास्तव में बहुत धनी था। उसके पास इतनी बड़ी मात्रा में स्पिरिट स्टोन थे। क्या एल्डर गौरव उसके जैसा था जो अपने सारे सामान अपने साथ रखता था? यदि ऐसा था तो कोर फॉर्मेशन कल्टीवेटर के लिए यह सामान्य मात्रा थी। इस विचार से जयान ने स्पिरिट स्टोन से ध्यान हटाकर पाउच के अन्य वस्तुओं पर केंद्रित किया। वहां 1 इंच ऊंचा पीला जेड बोतल, 2 ताबीजें जिनमें से एक पीले और दूसरी नीले प्रकाश से चमक रही थी, एक पुस्तक और एक नीले प्रकाश से चमकता गोला था। बाकी वस्तुएं कम मूल्य की थीं। पुस्तक कोई विशेष न थी, यह उच्च स्तर की खेती कला अर्थवा या तकनीक थी जो सामान्य न कही जा सकती, लेकिन वह निश्चय ही इसकी खेती न करता। जयान को बड़ी खुशी हुई जब 2 ताबीजें खजाना ताबीजें निकली। हालांकि उनके नाम न पता थे, जिनमें से एक पर छोटी सुनहरी तलवार बनी थी और दूसरी पर नीला बार ड्रैगन। जयान ने फिर गोला निकाला और उसके साथ कुछ देर खेला। अंततः निश्चित हो गया कि यह ग्रेड 5 राक्षस का कोर था, जो बहुत बहुमूल्य वस्तु थी। अंत में वह छोटी असाधारण बोतल थी। जब जयान ने छोटी पीली बोतल खोली तो 5 अंगूठे जितने पीले गोली मिली। ये गोलियां एक समान चमकीली, रंगीन, पूर्ण आकार की और अद्भुत औषधीय सुगंध वाली थीं। डस्टफॉल पिल्स। जयान ने अपने हाथ की गोलियों को पूर्ण आश्चर्य से घूरा। हालांकि उसने इन्हें पहले न देखा था, लेकिन ये पिल डाउ इवैल्यूएशंस में वर्णित विवरण से पूरी तरह मेल खाती थीं। ये और क्या हो सकती थीं? जयान ने 2 उंगलियों के बीच गोली को हल्के से पकड़ा और उसे अपनी आंखों के निकट लाकर सावधानी से जांचा, फिर हल्की मुस्कान के साथ मुस्कुराया। लगता था कि भागने की लड़ाई व्यर्थ न गई थी, क्योंकि उसे कई डिस्टफॉल पिल्स प्राप्त हो गईं, जिससे कोर फॉर्मेशन की संभावनाएं कुछ बढ़ जातीं। औषधियों को ठीक से समेटने के बाद जयान ने बोतल को सावधानी से अपने स्टोरेज पाउच में रख लिया। अब जयान को एक ऐसा स्थान ढूंढना था जो सुरक्षित हो और आध्यात्मिक क्यू से भरपूर हो, ताकि जयान या क्रुकेश सोल में से कोई भी कोर फॉर्मेशन पहुंच जाए तो वे उन्हें मारने वाले किसी भी कोर फॉर्मेशन कल्टीवेटर से लड़ सकें। हालांकि कोर फॉर्मेशन कोई छोटे समय में पूरा होने वाला कार्य न था। स्वर्गीय आध्यात्मिक जड़ों वाले प्रतिभाशाली कल्टीवेटर्स को छोड़कर अन्य कल्टीवेटर्स को पर्याप्त स्पिरिट औषधियां और समय चाहिए होते हैं बाधा को तोड़ने के लिए। स्पिरिट स्नो वाटर और लिक्विड हेवन फायर वे 2 सामग्रियां हैं जो कोर फॉर्मेशन करने वाले कल्टीवेटर्स के लिए आवश्यक हैं। हालांकि कोर फॉर्मेशन में सफलता के लिए ये अनिवार्य न है, लेकिन इनके बिना सफलता दर इतनी न्यून होती है कि कल्टीवेटर्स रक्त उगलने को मजबूर हो जाते हैं। हालांकि कोई आधिकारिक आंकड़ा न हो, लेकिन कहा जाता है कि यह 1% से कम है। इन 2 वस्तुओं के अलावा कई अन्य स्पिरिट औषधियां भी ली जा सकती हैं जो कोर फॉर्मेशन की सफलता की संभावनाएं बढ़ाती हैं, लेकिन इनमें से कोई भी स्पिरिट स्नो वाटर और लिक्विड हेवन फायर जितनी प्रभावी न है। दुर्भाग्य से इन औषधियों को एकाधिक बार लेने से कोई प्रभाव न पड़ता। ध्यान के दौरान क्यू शुद्धिकरण की तरह जहां अन्य स्पिरिट औषधियों की उचित मात्रा लेना इष्टतम होता है, बल्कि इससे विपरीत प्रभाव पड़ने की संभावना अधिक है। लेकिन हास्यास्पद बात यह है कि अन्य औषधियों के प्रभाव स्पिरिट स्नो वाटर और लिक्विड हेवन फायर से बहुत हीन है, फिर भी वे और दुर्लभ तथा प्राप्त करना कठिन जड़ी बूटियां मांगती हैं। इसके अलावा ये औषधियां अक्सर कई हजार वर्ष पुरानी जड़ी बूटियों की मांग करती हैं। सामान्य कल्टीवेटर्स के पास इतनी भारी खरीद शक्ति न होती। सर्वोत्तम स्थिति में उनके पास स्पिरिट स्नो वाटर और लिक्विड हेवन फायर के लिए 1 या 2 विलासितापूर्ण जोड़ होते हैं। निश्चय ही यह जयान के लिए समस्या न थी। कुछ दुर्लभ स्पिरिट जड़ी बूटियों को छोड़कर जो उसके पास न थीं या जिनके बारे में सुना भी न था, उसने कोर फॉर्मेशन सहायक 10 से अधिक आध्यात्मिक औषधियां शुद्ध की थीं, जो अब सुरक्षित रूप से उसके स्टोरेज पाउच में रखी हुई थीं। लेकिन सबसे आश्चर्यजनक बात यह थी कि इन औषधियों को शुद्ध करने के लिए इन्हें ट्रूफाई की आवश्यकता न थी। ये मात्र सांसारिक औषधियों की तरह मिश्रित की जाती थी। इसके अलावा ये गोली सूत्र प्राचीन अभिलेखों में आसानी से मिल जाते थे। जब जयान ने इन्हें प्रारंभ में पाया था तो वह काफ़ी देर स्तब्ध रह गया, यहाँ तक कि आज भी वह भ्रमित था। उसे प्राप्त 5 डिस्टफॉल पिल्स बेहद दुर्लभ पूरक औषधियां थीं, जिनकी कोर फॉर्मेशन के निकट सभी कल्टीवेटर्स कामना करते हैं। हालांकि इन कई औषधि गोलियों की सहायता से भी कोर फॉर्मेशन की सफलता संभावना बहुत अधिक न बढ़ती। जयान के शोध के अनुसार उसका अद्भुत विलासपूर्ण कोर फॉर्मेशन तरीका अन्य कल्टीवेटर्स की तुलना में अधिकतम 10% सफलता बढ़ाता। कुल मिलाकर औषधि लेना न लेने से बेहतर होना चाहिए, लेकिन ये केवल जयान का मत था। इसके अतिरिक्त कोर फॉर्मेशन मात्र 10 दिन या आधे महीने में समाप्त होने वाला न था। प्राचीन अभिलेखों और उसके पूर्व गुरु ली हुआयुवान के कोर फॉर्मेशन अनुभव के अनुसार ये लगभग 3 से 5 वर्ष लेता है। विशिष्ट अवधि व्यक्ति की अपनी योग्यता पर निर्भर करती है।
आगे से उसे बड़ी भावनाओं से बचना होगा, अन्यों से कोई लड़ाई न करनी होगी और स्वीकार्य आध्यात्मिक क्यू वाले स्थान पर रहना होगा। इसलिए जयान के लिए आवश्यक था कि वह एक द्वीप ढूंढे जहां एकांतवास कर कोर फॉर्मेशन का प्रयास करे, भले ही आध्यात्मिक क्यू थोड़ा विरल हो। इस विचार से जयान ने एक जेड स्लिप निकाली जिसमें स्टालवार्ड स्टार द्वीप और अन्य 2 मुख्य द्वीपों को केंद्र में रखकर समुद्रों का विशाल नक्शा था। जयान ने काफी देर अपनी आध्यात्मिक इंद्रिय को स्लिप में डाला, अंततः अपनी अनुमानित स्थिति ढूंढी, फिर दूरस्थ छोटे द्वीपों की खोज की। एक भोजन पकने के समय बाद जयान ने विचारपूर्ण भाव से आध्यात्मिक इंद्रिय स्लिप से बाहर निकाली। उसने समुद्रों और आकाश में प्रज्वलित सूर्य को देखा, अपनी इच्छित दिशा निर्धारित की, सफेद प्रकाश धारा में बदल गया और क्षितिज पार गायब हो गया। रास्ते में जयान ने कुछ वीरान द्वीपों पर रुककर अपनी जादुई शक्ति की भरपाई की। वह उन द्वीपों से दूर रहा जहां निवास था, क्योंकि पीछा करने वालों के लिए निशान छोड़ने का भय था। कई बार दिशा बदलने के बाद जयान अंततः उस क्षेत्र तक पहुंच गया जो वह जाना चाहता था और तेजी से उड़ चला। 2 महीने बाद जयान और क्रुकेश सोल एक दूरस्थ द्वीप के ऊपर प्रकट हुए। ये द्वीप स्टालवार्ड स्टार द्वीप जितना बड़ा न था, लेकिन साधारण छोटे द्वीपों से काफी बड़ा था, जो मुश्किल से मध्यम आकार का द्वीप माना जा सकता था। ये सीएफ द्वीप था जिसके लिए जयान ने लंबी कठिन यात्रा सही। द्वीप पर कम मनुष्य थे और क्यू कंडेंसेशन से ऊपर कोई कल्टीवेटर न था, साथ ही कोई द्वीप स्वामी भी न था। ये स्वतंत्रता का स्थान था जहां हर कोई आ जा सके। द्वीप का नाम आसपास के समुद्रों में विचित्र निम्न ग्रेड राक्षस जानवर सीएप्स के कब्जे से पड़ा था। ये राक्षस जानवर सामान्य वानर से लगभग समान था, सिवाय निम्न ग्रेड वाटर एरो जादुई तकनीक उपयोग करने और पर्याप्त बुद्धिमत्ता के वयस्क होने पर। यह 8 वर्षीय बालक जितना बुद्धिमान होता है और कल्टीवेटर्स इन्हें पकड़कर अपनी अमर गुफाओं के लिए मजदूर बनाते हैं। हालांकि सीएप्स को राक्षस जानवर माना जाता है, लेकिन ये छठे स्तर क्यू कंडेंसेशन कल्टीवेटर्स द्वारा आसानी से वश में किए जा सकते हैं। इसलिए प्रतिवर्ष कुछ छोटी नावें आती, निम्न ग्रेड कल्टीवेटर्स को नियुक्त कर राक्षसों को पकड़कर बेचती। कुछ छोटे व्यापारियों ने सामूहिक रूप से द्वीप पर निर्माण जादू स्थापित किया और वर्ष भर जीवित सीएप्स खरीदने वाली लंबी दुकान स्थापित की। हर कुछ समय बाद एक नाव आकर बड़ी मात्रा में सीएप्स ले जाती। इस प्रकार द्वीप निम्न ग्रेड कल्टीवेटर्स का स्पिरिट स्टोन कमाने का संग्रह बिंदु बन गया। निर्माण जादू स्थापित होने के बाद स्वतंत्र कल्टीवेटर्स सीएफ द्वीप पर दीर्घकालिक निवास के लिए आए, क्योंकि यहाँ अच्छी गुणवत्ता वाली विशाल स्पिरिट नस थी। हालांकि स्पिरिट नस असाधारण न कही जा सकती, लेकिन इतनी विशाल और व्यापक थी कि पूरा द्वीप निम्न ग्रेड खेती के लिए उपयुक्त था। स्पिरिट कोह या अन्य घने आध्यात्मिक क्यू क्षेत्रों के संदर्भ में सीएफ द्वीप अन्य द्वीपों से काफी कमी वाला था, इसलिए उच्च ग्रेड कल्टीवेटर्स के साथ कोई संघर्ष न आमंत्रित किया। विरल आध्यात्मिक क्यू और स्थानीय विशेषता समुद्री वानर होने से यह स्वाभाविक रूप से बड़े शक्तियों का ध्यान न बच सका और निम्न ग्रेड कल्टीवेटर्स की स्वतंत्र भूमि बन गया। हालांकि कभी कभार फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट या कोर फॉर्मेशन कल्टीवेटर द्वीप पर आते, लेकिन वे ज्यादातर रास्ते से गुजरते। ये द्वीप जयान के लिए छिपने और कोर फॉर्मेशन करने के लिए असाधारण रूप से अच्छा स्थान था। 2 दिन बाद जयान द्वीप की किसी वीरान पहाड़ी की चोटी पर खड़ा था। अपनी नवनिर्मित अस्थायी गुफा निवास को देखकर उसे बड़ी संतुष्टि हुई। एक साधारण औषधि उद्यान और 2 गुप्त कक्षों के सिवाय कोई अन्य जटिल डिजाइन न था। जयान ने गुफा प्रवेश द्वार पर एक साधारण छिपाव निर्माण जादू स्थापित किया और अपने स्टोरेज पाउच से सावधानी से अपने 2 ब्लडजेड स्पाइडर्स को मुक्त किया, उन्हें गुफा प्रवेश की रक्षा के लिए लगाया। वर्षों की पालन पोषण से 2 सफेद मकड़ियां उसके सिर जितने आकार की हो चुकी थीं और 2 ग्रेड ऊपर चढ़कर उच्च ग्रेड एक राक्षस जानवर बन गई थीं, जो साधारण क्यू कंडेंसेशन कल्टीवेटर से आसानी से निपट सकती थी। जयान ने अपने अन्य चमत्कारी कीड़ों को माइनर एक्सपेंस द्वीप की अपनी वास्तविक अमर गुफा में छोड़ दिया था। जयान का अनुमान था कि उसे चुप कराने या एल्ड गौरव का बदला लेने वाले निश्चय ही माइनर एक्सपेंस द्वीप पर उसकी अमर गुफा की खोज करेंगे। हालांकि झूठी और सच्ची अमर गुफाएं 3 महान निर्माणों से छिपी हुई थीं, लेकिन कोर फॉर्मेशन कल्टीवेटर के हमलों को लंबे समय तक न सह सकेंगी। उसकी झूठी अमर गुफा निश्चय ही प्रकट हो जाएगी। लेकिन जयान के अनुमान के अनुसार उसकी सच्ची अमर गुफा छिपी रहने की 50% संभावना थी, क्योंकि सच्ची अमर गुफा का मार्गगमन साधारण तंत्रों से छिपा था, न कि आसानी से महसूस होने वाले निर्माण जादुओं से। इसका प्रवेश एक विशाल नक्काशीदार पत्थर की कुर्सी से चतुराई से अवरुद्ध था। यदि कोई केवल उसकी झूठी अमर गुफा की जांच करता तो जयान पुनर्तः आश्वस्त था कि उसे कुछ संदिग्ध न लगेगा, लेकिन यदि कोई विशेष सतर्क परीक्षक आता तो दुर्भाग्य हो सकता था। आखिरकार दूसरे पहाड़ पर अद्वितीय आभा वाले चमत्कारी कीड़े थे जो कोर फॉर्मेशन कल्टीवेटर की मजबूत आध्यात्मिक इंद्रिय से न छिपते। हालांकि जयान अनिच्छुक था कि वश न कर पाए चमत्कारी कीड़ों को छोड़ने का, लेकिन भाग्य के भरोसे छोड़ना पड़ा। भले ही 6 वर्ष तक भोजन न मिले, वे जीवित रह सकते थे। ऐसी स्थिति पहले भी हो चुकी थी। इन मंद विचारों के साथ जयान और क्रुकेश सोल प्रत्येक अपनी अपनी कक्षों में प्रवेश कर गए। जयान ने अपनी गुप्त कक्ष में कई दिनों तक ध्यान किया, फिर स्पिरिट औषधियां ली। अपने चरम अवस्था पहुंचने पर उसने लिक्विड हेवन फायर की छोटी बोतल निकाली। उसने सिर ऊपर किया और कुछ बूंदें मुंह में डाली, फिर जल्दी से बोतल समेट ली। आंखें बंद कर औषधीय शक्ति के प्रज्वलित होने का इंतजार किया। थोड़ी देर बाद जयान को अपनी नसें जलने लगीं। उसका सच्चा सार उबलते जल जैसा हो गया और तेजी से नसों में बहने लगा।
जयान प्रारंभ में स्तब्ध रह गया, लेकिन जल्दी से एक अज्ञात आध्यात्मिक औषधि निकाली और तुरंत निगल ली। उसके बाद उसने अपनी बाधा तोड़ने के लिए एज्योर एसेंस स्वॉर्ड आर्ट की खेती प्रारंभ की। जयान के 7वें स्तर पर पहुंचने का दिन ही कोर फॉर्मेशन स्टेज पहुंचने का दिन होगा। इससे पहले जयान ने अपनी आध्यात्मिक इंद्रिय से पड़ोसी कक्ष में क्रुकेश सोल को लिक्विड हेवन फायर और अन्य आध्यात्मिक औषधियां लेने का निर्देश दिया था। क्रुकेश सोल द्वारा खेती की गई डिवाइन ब्लड लाइट को त्वरित सफलता वाली डेविल डाओ खेती कला माना जाता था। सामान्यतः कोर फॉर्मेशन की कोई संभावना न होती, लेकिन 5 एलिमेंट्स ब्लड कोर्स के साथ उसकी कोर फॉर्मेशन संभावनाएं जयान के समान थीं। क्रुकेश सोल ने कोर बनाने के लिए खेती कला का उपयोग न किया, बल्कि 5 एलिमेंट्स ब्लड कोर्स निगलकर कोर्स की शक्ति शुद्ध कर फीएंड कोर बनाया। इसके विपरीत चूंकि उसकी कोर फॉर्मेशन प्रक्रिया जयान से बहुत सरल थी, इसलिए जयान ने आदेश देने के बाद क्रुकेश सोल पर और ध्यान न दिया। हालांकि जयान की कोर फॉर्मेशन सफलता अनिश्चित थी, लेकिन वह गंभीर प्रयास करने वाला था। भले ही असफल हो, वह अगले प्रयास के लिए बड़ा अनुभव संचित कर लेगा। इस विचार से जयान ने धीरे धीरे बाहरी जगत की सभी इंद्रियों को बंद कर कटु खेती में गहराई तक डूब गया। उस क्षण जयान समय और बाहरी जगत से पूरी तरह अज्ञान हो गया। समय दिन प्रतिदिन बीता, वसंत आए, शीतकाल आए। 4 वर्ष बाद सीएफ द्वीप काफी जीवंत और अव्यवस्थित था। द्वीप के नगर और घाटों में हल्का उत्साह का वातावरण था। उस दिन दोपहर के समय द्वीप पर किसी दूरस्थ पहाड़ी पर एक दृश्य घटित हुआ, जिससे एकांतवास में खेती करने वाला कल्टीवेटर स्तब्ध रह गया। उसने दूरबीन नील आकाश में अचानक बादल और हवा भरते देखा। कहीं से घना काला बादल प्रकट हो गया जो किसी वीरान पहाड़ को घेर लिया। चांदी, बिजलियों की चमक और कानफोड़ू गरज के साथ ऐसा लगा मानो पागल सर्प जंगली नृत्य कर रहा हो। उसी समय वीरान पहाड़ के चारों ओर का स्वर पृथ्वी आध्यात्मिक क्यू लंबी कर्कश ध्वनि के साथ उसके चारों ओर घूमने लगा। 2 किलोमीटर व्यास का विशाल भंवर काले बादलों के नीचे बना, जो 10 किलोमीटर दूर के आध्यात्मिक क्यू को सोख ले गया और निकट स्वतंत्र कल्टीवेटर्स को बड़ा आश्चर्य हुआ। वे सभी अपनी खेती स्थलों से बाहर निकले और जल्दी से वीरान पहाड़ की ओर उड़े। हालांकि ये कल्टीवेटर्स अज्ञानी और कम सूचित थे, लेकिन कईयों को एहसास हो गया कि यह आश्चर्यजनक दृश्य स्पष्ट रूप से किसी वरिष्ठ की कोर फॉर्मेशन सफलता से उत्पन्न हुआ था। स्कैटर्ड स्टार सीज में एक और कोर फॉर्मेशन कल्टीवेटर प्रकट हुआ। हालांकि स्वतंत्र कल्टीवेटर्स को आश्चर्य हुआ कि कोई इतने विरल आध्यात्मिक क्यू वाले क्षेत्र में कोर बनाने का प्रयास कर रहा था। वे भय और प्रशंसा से भरे परिणाम देखना चाहते थे, यहाँ तक कि इस वरिष्ठ से कोई संबंध बनाने की हल्की आशा भी रखते थे, शायद वे उसके शिष्य बन सकें। उनके पहुंचने से पहले दूरस्थ भंवर ने पर्याप्त आध्यात्मिक क्यू सोख लिया और एक विशाल कर्कश ध्वनि के साथ ढह गया। शेष आध्यात्मिक क्यू बिखर गया, जो इंद्रधनुषी प्रकाश से चमका सुंदर दृश्य बनाया। इसके बाद बादल छट गए, बिजली और गरज गायब हो गईं और सब कुछ सामान्य हो गया। धूप वाला मौसम लौट आया। उस क्षण वीरान पहाड़ के निकट उड़े स्वतंत्र कल्टीवेटर्स ने अचानक अत्यंत ठंडी आवाज सुनी, इस पहाड़ी के निकट बिना अनुमति आने वाले मरेंगे। ये भयावह शब्द पूरी तरह भावहीन थे, जिससे निकट निम्न ग्रेड कल्टीवेटर्स के चेहरे पीले पड़ गए। वे अचानक रुक गए और एक दूसरे को देखने लगे। स्पष्ट था कि कोर फॉर्मेशन सफल वरिष्ठ किसी को विचलित न होने देना चाहता था। कुछ देर एक दूसरे को देखने के बाद वे आगे बढ़ने की अवज्ञा करने को तैयार न हुए और चुपचाप चले गए। थोड़ी देर बाद कोर फॉर्मेशन पहुंचने वाले कल्टीवेटर की खबर पूरे सीएफ द्वीप पर फैल गई, जो अनजान लोगों को स्तब्ध कर गई। उन्हें आश्चर्य हुआ कि कल्टीवेटर ने सीएफ द्वीप पर कोर फॉर्मेशन क्यों चुना। जल्द ही बढ़ी संख्या में निम्न ग्रेड कल्टीवेटर्स ने वीरान पहाड़ियों के केंद्र में नई अमर गुफाएं बनानी शुरू कर दीं। हालांकि कोर फॉर्मेशन कल्टीवेटर ने चेतावनी दी थी और वे निकट जाने की अवज्ञा न कर सके, लेकिन स्वतंत्र कल्टीवेटर्स ने निकट खेती चुनी, आशा में कि शायद उससे भेंट हो। कुछ समय के लिए निकट भूमि लोगों से समृद्ध हो गई, लेकिन उन्हें ज्ञात न था कि वीरान पहाड़ पहले ही परित्यक्त था और संबंधित कोर फॉर्मेशन कल्टीवेटर लगभग 1000 किलोमीटर दूर आकाश में उड़ रहा था। उसके साथ एक शांत युवक जयान था, जिसका कोर बनाना असफल रहा था। जयान ने ध्यान में लीन क्रुकेश सोल को देखा। उसके चेहरे पर शांति थी, लेकिन हृदय में आनंद था। वास्तव में वह लगभग 1 वर्ष पहले एकांतवास से बाहर आया था। 3 वर्ष औषधियां लेकर ध्यान करने के बाद उसे प्रयास छोड़ना पड़ा था। ये कोर फॉर्मेशन प्रयास निश्चय असफल रहा था, क्योंकि उसके सच्चे सार के जमने का कोई चिन्ह न था। इसलिए उसने खेती बंद कर क्रुकेश सोल की कोर फॉर्मेशन में सहायता पर ध्यान केंद्रित किया। कई अन्य स्पिरिट औषधियों की जबरदस्त सहायता से क्रुकेश सोल कुछ दिनों पहले महान सफलता प्राप्त कर अंततः फीएंड कोर बना लिया। यह अत्यंत सुगम प्रक्रिया जयान को काफी आश्चर्यजनक और अत्यधिक प्रसन्न करने वाली लगी। जयान ने देखने आए स्वतंत्र कल्टीवेटर्स पर चिल्लाने के बाद तुरंत अमर गुफा त्याग दी और क्रुकेश सोल को गुप्त रूप से सीएफ द्वीप से ले गया। अब वह माइनर एक्सपेंस द्वीप लौटना चाहता था और देखना चाहता था कि क्या उसकी सच्ची अमर गुफा खोजी गई है। वह आश्वस्त था कि भले ही पीछा करने वाले धैर्यवान हो, लेकिन माइनर एक्सपेंस द्वीप पर कोर फॉर्मेशन कल्टीवेटर पहरा न देंगे। यदि अनारक्षित था तो वह सच्ची अमर गुफा से सभी चमत्कारी कीड़ों को लेगा और दूर उड़ जाएगा, दक्षिण पश्चिम समुद्र को पूरी तरह त्याग देगा। स्कैटर्ड स्टार सीज अत्यंत विशाल होने और क्रुकेश सोल के प्रारंभिक कोर फॉर्मेशन खेती होने से जयान निश्चय ही उपयुक्त स्थान ढूंढ लेगा।
इसके अलावा भले ही क्रुकेश सोल आध्यात्मिक जड़ों के असंगत होने से ग्रीन ब्रिलियंस स्वॉर्ड का उपयोग न कर सके, लेकिन वह हेल्द गौरव के जादुई खजाने प्राचीन कटोरे का उपयोग कर सकता था। भले ही खजाने को पूरी तरह शुद्ध न कर सके और उसकी पूरी शक्ति का उपयोग न कर सके, लेकिन वह अन्य कोर फॉर्मेशन कल्टीवेटर से लड़ सकता था। इसके अलावा उसने छोटी सुनहरी तलवार खजाना ताबीज और सुनहरा खोपड़ी खजाना ताबीज क्रुकेश सोल को सौंप दिया, जबकि छोटी तलवार ताबीज खजाना जयान ने स्वयं रखा। क्रुकेश सोल की कोर फॉर्मेशन खेती से वह खजाना ताबीज को बहुत तेजी से सक्रिय कर शत्रुओं पर तुरंत हमला कर सकता था, जो जादुई खजाने की पूरी शक्ति उपयोग न करने की कमी पूरी कर देता। इस विचार से जयान ने अपनी दिव्य पवन नाव को अधिकतम गति दी। सफेद प्रकाश धारा बनकर स्टालवार स्टार द्वीप की दिशा में उड़ चला। 1 महीने बाद जयान और क्रुकेश सोल फिर माइनर एक्सपेंस द्वीप के ऊपर प्रकट हुए। अपनी आध्यात्मिक इंद्रिय से माइनर एक्सपेंस द्वीप की खोज कर कोई कल्टीवेटर न पाने पर वह और क्रुकेश सोल घात से द्वीप में प्रवेश कर अपनी अमर गुफा वाली पहाड़ियों की ओर उड़े। हालांकि वह पहाड़ियों से अभी दूर था, लेकिन जयान की आध्यात्मिक इंद्रिय ने पहले ही उनकी जांच कर ली थी। जयान स्तब्ध रह गया। न केवल उसकी सच्ची और झूठी दोनों अमर गुफाएं अप्रभावित थीं, बल्कि तीनों जादू निर्माण भी वैसे ही थे। ये वास्तव में उसके कल्पना से परे था। इस विचित्र खोज पर जयान और सतर्क हो गया और दिव्य पवन नाव को दूर पर रोक दिया। उसने निर्माण जादू में प्रवेश न किया, बल्कि उदास भाव से चारों ओर नजर दौड़ाई। अंत में उसे पहाड़ियों में कुछ असामान्य न लगा। जयान ने सिर झुकाकर कुछ देर स्वयं से बुदबुदाया और अचानक अपनी दिव्य पवन नाव पर पैर पटक भौहें चढ़ाए निर्माणों में उड़ना शुरू किया। निर्माण जादू 4 वर्ष पूर्व जितने ही थे। आगे संकोच करने पर जयान अपनी अमर गुफाओं में प्रवेश कर गया। उसने छोटे पहाड़ की झूठी अमर गुफा की परवाह न की, बल्कि सीधे सच्ची अमर गुफा में गया और चमत्कारी कीड़ों वाली गुप्त कक्ष की ओर बढ़ा। जब जयान गुप्त कक्ष के सामने पहुंचा तो उसका जबड़ा गिर गया। उसके सामने का दृश्य उसे स्तब्ध कर गया। जयान ने अपने चमत्कारी कीड़ों को विभिन्न आकारों वाली दर्जनों गुप्त पत्थर कक्षों में रख रखा था। उनके भागने के भय से प्रत्येक कक्ष में छोटा सा निर्माण जादू स्थापित किया था, ताकि वे कभी भी दीवारें तोड़कर बाहर न निकल सकें। जयान के अनुसार ये चमत्कारी कीड़े उच्च रैंक के होने के बावजूद युवा थे, इसलिए ये साधारण पाबंदियां उन्हें रोकने के लिए पर्याप्त होनी चाहिए थीं। लेकिन अब उसके सभी निर्माण जादू गायब हो चुके थे और पत्थर के दरवाजे षटकोणीय आकार के असंख्य छोटे छेदों से भरे पड़े थे। जयान भयभीत हो गया और उसने अपनी इच्छाशक्ति से क्रुकेश सोल को बड़ा कदम आगे बढ़ाने को कहा, जिसने निकटतम पत्थर का दरवाजा खोला और सामने पूरी तरह खाली जीवन शून्य कक्ष प्रकट हो गया। जयान ने हल्की उदासी भरी सांस ली। हालांकि वह पहले से ही मनोवैज्ञानिक रूप से तैयार था, फिर भी उसके हृदय में गहन निराशा का भाव व्याप्त हो गया। कक्ष में नजर दौड़ाने के बाद उसने पत्थर के दरवाजे की ओर मुड़ा, बिना कुछ बोले बाहर आया और टूटे हुए दरवाजे के ठीक सामने धुन हो गया। पत्थर का दरवाजा बेहद विचित्र ढंग से क्षतिग्रस्त था, क्योंकि उस पर समान आकार के छोटे छोटे छेद घने रूप से बिखरे हुए थे। लेकिन जयान को सबसे अधिक आश्चर्य इस बात का था कि ये छेद इतने खुरदुरे कैसे बने, क्योंकि जादुई उपकरणों से बने कटाव हमेशा चिकने होते हैं। जयान ने भौहें सिकोड़ लीं और धीरे धीरे खड़ा हो गया। फिर आंखें बंद करके अपनी आध्यात्मिक इंद्रिय से बाकी सभी कक्षों की जांच प्रारंभ की। अन्य कक्षों को भी समान पाकर उसके हृदय में तीव्र पीड़ा का एहसास हुआ। लेकिन अचानक उसके चेहरे पर हलचल हुई। आंखें खोली तो उनमें ठंडी चमक झलकी और वह किसी अन्य गुप्त कक्ष की ओर बढ़ा। ये कक्ष भी पूरी तरह खाली था, लेकिन जयान बिना किसी झिझक के अंदर प्रवेश कर धुन हो गया। चूना पत्थर के फर्श से कुछ उठाया, हथेली पर रखा, फिर उसे आंखों के पास लाकर देखा कि यह चने के दाने जितना चमकदार चांदी का कीड़ा खोल था, जो बेहद सुंदर लग रहा था और पूरी तरह चांदी से निर्मित प्रतीत होता था। जयान ने कीड़ा खोल को छुआ तो पाया कि इसका कवच अत्यंत चिकना और कठोर था। सिर नीचा करके कुछ सोचने के बाद वह पुनर्तः निश्चित हो गया कि यह उसके पाले हुए किसी भी कीड़े का खोल नहीं था। जयान का चेहरा गंभीर हो गया, आंखें सिकुड़ गईं। फिर इस कक्ष के केंद्र से खड़ी होकर अपनी आध्यात्मिक इंद्रिय से अमर गुफा के हर इंच की खोज प्रारंभ की। वह आश्वस्त था कि जरूर कुछ न कुछ मिलेगा। एक पल बाद जयान को औषधि उद्यान में आश्चर्यजनक खोज मिली, जहां एक चमकदार चांदी गोला फूल के पेड़ की मोटी डाल पर लटका हुआ था, जो निस्संदेह अमर गुफा में हाल ही में जुड़ी कोई वस्तु थी। जयान ने क्रुकेश सोल को पुकारा और उदास मन से औषधि उद्यान की ओर चल पड़ा। चांदी गोला बहुत बड़ा न था, केवल छोटे बच्चे के सिर के बराबर, लेकिन उसकी चमकदार मोहक चांदी और प्रकाश अत्यंत नेत्राकर्षक था। जयान औषधि उद्यान के प्रवेश द्वार पर खड़ा होकर चुपचाप चांदी गोले को ध्यानपूर्वक घूरता रहा। उसे लगा कि इस चांदी गोले के बारे में पहले कहीं सुना है, लेकिन अभी स्मरण न हो पाया। फिर भी वह निश्चित था कि यह वस्तु पहले पाई गई चांदी कीड़ा खोल से गहराई से जुड़ी हुई है। कीड़ा खोल। जयान के मन में अचानक कोई बात कौंध उठी। उसने शीघ्रता से अपने स्टोरेज पाउच पर थपथपाया और हरा जेड स्लिप उसके हाथ में प्रकट हो गई, जो नियंत्रण स्पिरिट कल्टीवेटर का दस्तावेज था, जिसने पूर्व में क्रुकेश सोल के शरीर पर कब्जा किया था और जिसमें कीड़ों की खेती के अनुभव विस्तार से वर्णित थे।
आध्यात्मिक इंद्रिय डुबोते ही जयान को तुरंत 12वें रैंक के कीड़े का वर्णन मिल गया जो प्रासंगिक लगा। गोल्ड डेवोयूरिंग बीटल्स चमत्कारी कीड़ों में 12वीं रैंक के होते हैं, निर्दयी झुंडों में घूमते हैं, अन्य चमत्कारी कीड़ों को खाना पसंद करते हैं। 5 धातुओं सोना चांदी तांबा लोहा और टिन तथा स्वर्ग पृथ्वी आध्यात्मिक क्यू को भक्षण करने में निपुण होते हैं, गर्मी या ठंड सहन नहीं कर पाते, अत्यंत उग्र स्वभाव के होते हैं, गोले के आकार में इकट्ठे होते हैं, स्पिरिचुअल वृक्षों पर आसन जमाते हैं, जैड और लकड़ी से पकड़े जा सकते हैं, मकड़ी प्रकार के चमत्कारी कीड़े इन्हें नियंत्रित कर सकते हैं। पैसेज को कई बार पढ़ने के बाद जयान को सुखद आश्चर्य हुआ और वह चांदी गोले को दोबारा देखने पर मजबूर हो गया। हालांकि इस चमत्कारी कीड़े को पालने के विस्तृत निर्देश न थे, लेकिन वह पुनर्तः आश्वस्त था कि गोल्डनबैक डेमन मैंटिस से निम्न रैंक वाले सभी चमत्कारी कीड़ों के बदले में वह इसे अवश्य ले लेता। जेड स्लिप के अनुसार गोल्ड डेवोयूरिंग बीटल जेड या लकड़ी को छोड़कर किसी भी चीज को खा सकता था, इसलिए इन्हें पकड़ना अत्यंत कठिन था। लेकिन सौभाग्य से जयान के पास 2 ब्लडजेड स्पाइडर्स थी, भले ही वे गोल्ड डेवोयूरिंग बीटल से बहुत निम्न रैंक की हों, लेकिन इन्हें रोकने में सक्षम होनी चाहिए। जेड स्लिप में उल्लेख था कि नफो हुआ चांदी गोल्ड डेवोरा बीटल्स मकड़ी प्रकार के जादुई राक्षसों के प्रति विशेष संवेदनशील होते हैं, कम से कम उच्च ग्रेड 1 के उसके दोनों स्पाइडर्स के समान। फिर भी पहले वह परीक्षण करना चाहता था कि यह कीड़ा जेड स्लिप में वर्णित उतना ही उग्र है या नहीं। क्रोकेश सोल बड़े बड़े कदमों से आगे बढ़ा, उसके सामने खड़ा हो गया, रक्त लाल प्रकाश उत्सर्जित किया, हाथ खोला, फिर अचानक रक्त प्रकाश धारा बनकर उड़ गया और गोले को बिना किसी परेशानी के पकड़ लिया, जिसमें किसी प्रकार की प्रतिक्रिया न दिखी। जयान ने अपनी नाक सहलाए और हल्का निराश महसूस किया। नियंत्रण स्पिरिट संप्रदाय के कल्टीवेटर ने इस कीड़े की उग्रता की इतनी डींग मारी थी, लेकिन यह इतना सुस्त क्यों लग रहा था। एक पल संकोच करने के बाद जयान ने क्रोकेश सोल को अन्य विधियों से परीक्षण करने का आदेश दिया। क्रोकेश सोल की आंखों में अशुभ चमक झलकी, उसने हाथ लहराया और हरी जादुई कला चांदी गोले को घेरे रक्त प्रकाश पर प्रहार किया। अचानक रक्त प्रकाश धीरे धीरे बैंगनी रंग का हो गया और तीव्रता से प्रभावशाली डेविल फायर में परिवर्तित हो जल उठा। मोहक डेविल फायर ने चांदी गोले को भूनना प्रारंभ किया, अंततः चांदी गोला रेत के ढेर जैसा हो गया और चांदी के कणों में टूटने लगा गुनगुनाती आवाज के साथ। जयान ने सावधानीपूर्वक देखा और पाया कि चांदी के वे कण सोयाबीन जितने आकार के उड़ने वाले कीड़े थे। नग्न आंखों से दिखाई देने वाले नुकीले दांतों को छोड़कर वे सामान्य बीटल से बिल्कुल समान लगते थे और बिल्कुल असाधारण नजर न आते। जयान भ्रमित हो गया, क्या ये गोल्ड डेवोयूरिंग बीटल नहीं था, क्या वह भूल में था। लेकिन उन्हें कुछ और क्षण घूरने के बाद जयान स्तब्ध रह गया। क्रोकेश सोल का डेविल फायर बीटल्स को जला ही नहीं पा रहा था, न केवल वे अप्रभावित थे बल्कि अविश्वसनीय ढंग से वे डेविल फायर को अत्यंत तीव्र गति से खा रहे थे। पलक झपकते ही आधा बैंगनी ज्वाला गायब हो चुका था। आश्चर्य से उबरते ही जयान उन्मादपूर्ण आनंद से भर गया। उसने तुरंत कमर पर बंधे चमड़े के थैले को खोला, प्रकाश की चमक के साथ अपने 2 ब्लिट्जिड स्पाइडर्स को मुक्त कर दिया, बिना किसी संकोच के जीवित पकड़ने का आदेश दिया। जिस क्षण डेविल फायर की अंतिम लपटें गोल्ड डेवोयूरिंग बग्स द्वारा खाई गईं, उसके 2 स्पाइडर्स ने मुंह से चमकदार सफेद रस छोड़ा जो 2-3 मीटर चौड़े जालों में बदल गया। सामान्य जालों से बहुत भिन्न इनकी अत्यंत बारीक बुनी हुई जालियां चांदी बीटल्स के भागने लायक छोटे अंतराल छोड़ती थीं। गोल्ड डेवोयूरिंग बीटल्स ने खतरा भांप लिया और तुरंत चांदी के तीरों में परिवर्तित होकर जाल से बाहर निकलने की भयंकर चेष्टा करने लगे। पुपू की ध्वनि के साथ दोनों स्पाइडर जाल चांदी तीरों के आक्रमण को दृढ़ता से सह लेने लगे। जाल को गोले में मोड़ दिया, जिससे गोल्ड डेवोयूरिंग बीटल्स व्याकुल हो उठे, कानफोड़ू चीख छोड़कर अपने दांतों से स्पाइडर जालों को फाड़ने लगे, जाल से मुक्त होकर भागने के उद्देश्य से। दोनों स्पाइडर्स ने उन्हें ऐसा कोई अवसर न दिया और मुंह भर सफेद रस उगलते रहे। पलक झपकते ही बीटल्स विशाल जाल गोले में कैद हो गए। जयान जानता था कि स्पाइडर जाल गोल्ड डेवोयूरिंग बग्स को लंबे समय तक कैद न रख पाएंगे, इसलिए उसने शीघ्रता से जेड बॉक्स निकाला और जाल गोले को तेजी से उसके अंदर ठूस दिया, फिर बॉक्स बंद कर स्टोरेज पाउच में रख लिया। सामान्यतः राक्षस प्राणियों को विशेष स्पिरिट बीस्ट पाउच में ही रखा जा सकता है, वरना साधारण स्टोरेज पाउच में हवा की कमी से वे दम घुटने से मर जाते। हालांकि उच्च रैंक वाले चमत्कारी कीड़े अलग थे, उनकी अतुलनीय जीवन शक्ति होने से वे हवा रहित स्टोरेज पाउच में भी जीवित रह सकते थे, वरना वह नियंत्रण स्पिरिट संप्रदाय का कल्टीवेटर इतने कीड़ों के अलावा स्टोरेज पाउच में न रखता। निश्चय ही यदि वास्तव में लड़ाई के लिए उपयोग करना हो तो स्पिरिट बीस्ट बैग सर्वोत्तम होता। न केवल उन्हें बुलाना सरल होता बल्कि प्रशिक्षण भी अधिक सुविधाजनक होता। सबसे महत्वपूर्ण बात, विशेष पाउच राक्षस प्राणियों को छोटा करके रख सकता था, जबकि साधारण स्टोरेज पाउच जीवित वस्तुओं को छोटा न कर सके। इसलिए यदि चमत्कारी कीड़ा राक्षस बहुत विशाल हो तो स्पिरिट बीस्ट पाउच में ही रखना पड़ता। जेड बॉक्स समेटने के बाद जयान ने अपनी आध्यात्मिक इंद्रिय से अमर गुफा का पुनः सर्वेक्षण किया। कुछ भी छूट न जाने के भय से भंडार कक्ष में असंख्य घने छोटे छेद पाए जाने के अलावा कुछ और न मिला। वे छोटे छेद गोल्ड डेवोयूरिंग बीटल्स द्वारा अमर गुफा में खुदाई के निशान होने चाहिए थे। चूंकि जयान अब इस अमर गुफा में ठहरने की हिम्मत न रखता था, इसलिए उसने तुरंत अपने 3 जादू निर्माण समेटे और उड़ान भर ली।
माइनर एक्सपेंस द्वीप से लगभग 5 किलोमीटर उड़ने के बाद जयान का चेहरा अचानक उदास हो गया और उसने अपनी दिव्य पवन नाव रोक दी। फिर सामने की ओर देखते हुए शांत स्वर में बोला, छिपना बंद करो, प्रकट हो जाओ। ये खाली स्थान से आश्चर्य की चीख आई। इंद्रधनुषी चमक के साथ 8 फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट कल्टीवेटर्स उसके ठीक सामने प्रकट हो गए। जयान, तुमने डस्टफॉल पिल्स प्राप्त करने के लिए टेल स्टार द्वीप स्वामी के शिष्य और अन्य सम्मिलित कल्टीवेटर्स की क्रुकेश सोल के साथ हत्या कर दी। अब हम हमारे द्वीप स्वामी के आदेश से प्रवर्तक के रूप में आए हैं। तुम्हें तुरंत हमारी हिरासत में आना होगा ताकि हम तुम्हें झांताई द्वीप स्वामी के पास सजा के लिए सौंप सकें। समूह में देर फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट कल्टीवेटर ने जयान की ओर घमंड से चिल्लाया। दूसरों को मूर्ख बनाने के लिए जयान और क्रुकेश सोल ने अपनी खेती को नियंत्रित कर रखा था। परिणामस्वरूप समूह ने उनकी खेती का गलत अनुमान लगाया और लापरवाह हो गया। हालांकि जयान द्वारा उनके घात को भेदे जाने पर कुछ आश्चर्य हुआ, लेकिन अपनी श्रेष्ठ खेती और संख्या से वे आसानी से निपटने को आश्वस्त थे, इसलिए वे लापरवाह होकर सीधा प्रत्यक्ष दृष्टिकोण अपनाने लगे। उन्हें शांतिपूर्वक आंकने के बाद जयान ने उदासीन स्वर में कहा, तुम स्टालवार्ड स्टार द्वीप के कल्टीवेटर्स हो। क्या तुम्हारे पास प्रमाण है कि मैंने उन अन्य कल्टीवेटर्स की हत्या की? ये सुनकर उनके बीच सफ़ेद बालों वाला वृद्ध एक क्षण स्तब्ध रह गया, फिर व्यंग्यपूर्ण हंसी हंसकर बोला, क्या तुम 6 संयुक्त महल के एल्डर मायांक की गवाही के विरुद्ध बहस करना चाहते हो? आशा मत रखो, हमारे द्वीप स्वामी ने पहले ही कहा है कि तुम दोनों अत्यंत चतुर हो और हमें तुम्हारी खेती तुरंत नष्ट कर देनी है। जयान का भाव थोड़ा परिवर्तित हुआ, बर्फीले इरादे से ढके चेहरे से बोला, हमारी खेती नष्ट करना? क्या तुम्हारा द्वीप स्वामी इस मामले को हमारे साथ सुलझाने का इरादा नहीं रखता? हाँ, तुम दोनों अपराध के भय से वर्षों से भाग रहे हो, प्रमाण पहले ही एकत्र हो चुके हैं, सुझाने को क्या बचा है? सब लोग जाओ, इन दोनों को इनाम के लिए पकड़ लाओ। सफ़ेद बालों वाला वृद्ध ने सिर घुमाया, आंखें फैलाकर अधीरता से बाकियों को पुकारा। अचानक कल्टीवेटर्स बिना और बोले जयान की ओर उग्र प्रकाश धाराओं में जादुई उपकरण छोड़ने लगे। जयान ने आंखें फैलाकर देखा, ये खेती नष्ट करने का इरादा कैसे हो सकता था? लगता था वे उसे हत्या की नीयत से घूर रहे थे। हालांकि उसे ज्ञात न था कि क्या कोई गड़बड़ी है, लेकिन जयान के पास इन कल्टीवेटर्स से निपटने के सिवा कोई चारा न था। क्रुकेश सोल, इन्हें मार डालो, एक भी न भागने पाओ। जयान की आवाज़ भले ही तेज न थी, लेकिन बर्फ से भी ठंडी थी। जयान के पीछे स्थिर खड़े क्रुकेश सोल चुपचाप आगे बढ़ा और आश्चर्यजनक रक्त लाल प्रकाश उत्सर्जित किया। क्षण भर बाद उसका पूरा शरीर चकाचौंध प्रकाश गोले से घिर गया। फिर हल्की सिसकारी के साथ उसके पैरों के नीचे पीला प्रकाश चमका और वह आते जादुई उपकरणों की ओर प्रहार करने उड़ा। कई प्रकाश चमकों के साथ आने वाले जादुई उपकरणों की चमक गायब हो गई और वे 100 मीटर चौड़े रक्त लाल प्रकाश अवरोध से घिर गए, पूरी तरह सुस्त हो गए। क्रुकेश सोल रक्त लाल प्रकाश के केंद्र में प्रकट हुआ, निर्विकार भाव से हाथ मुद्रा बनाए और नियंत्रण शब्द उगला। अचानक जादुई उपकरण आज्ञाकारी होकर उसके पक्ष की ओर आए, आस्तीन लहराने से गायब हो गए। लगता था उसने उन्हें इकट्ठा कर लिया। क्रुकेश सोल ने फिर निर्विकार होकर प्रवर्तकों के समूह पर ध्यान केंद्रित किया। ये दृश्य उन्हें स्तब्ध कर गया। कोर फॉर्मेशन कल्टीवेटर, वह कोर फॉर्मेशन कल्टीवेटर है। क्रुकेश सोल की वास्तविक खेती प्रकट होते ही चिल्लाने वाले कल्टीवेटर का चेहरा पीला पड़ गया। बाकी भी उतने ही भयभीत थे, लेकिन 2 चतुर कल्टीवेटर्स तुरंत मुड़े और भागे। उनका नेता सफ़ेद बालों वाला वृद्ध अब घमंड का चिन्ह न था, उसके चेहरे पर केवल अविश्वास का भाव बाकी था। जयान के आदेश पर क्रुकेश सोल किसी को भागने न दे सकता था। उसकी आंखें रक्त के समान लाल हो गईं। भागते दोनों को भावहीन नजरों से देखा, बिना बोले हाथ उठाए लाल रक्तिम किरणें छोड़ीं जो अत्यंत गति से चली। पलक झपकते उन्हें पकड़ लीं। भागने वाले कल्टीवेटर्स में से एक चमकदार धरती पीला कवच पहने था, दूसरा असाधारण नीली प्रकाश श्रृंखला से लिपटा था, लेकिन किरण के हल्के स्पर्श से जादुई उपकरण और कल्टीवेटर राख बन गए। अन्य कल्टीवेटर्स के भागने के विचार समाप्त हो गए और उनके चेहरे मृत्यु सा पीले पड़ गए। सफ़ेद बालों वाला वृद्ध भयभीत हो चिल्लाया, वरिष्ठ गलतफहमी है, ये सब गलतफहमी मात्र है। क्रुकेश सोल ने उसके बचकाने शब्दों की उपेक्षा की। कंधे हिलाए तो रक्त प्रकाश उसके शरीर से अलग होकर प्रवर्तकों के ऊपर बड़े रक्त बादल के रूप में उड़ा। फिर हाथ लहराया, बैंगनी प्रकाश धारा छोड़ी जो तेल पर चिंगारी की तरह रक्त बादल को प्रज्वलित कर दिया। अचानक आकाश बैंगनी ज्वालाओं से भर गया और कल्टीवेटर्स हर दिशा से दब गए। नीचे के कल्टीवेटर्स ने हताशा के भाव दिखाए, प्रत्येक ने रक्षात्मक जादुई उपकरण छोड़े दया की याचना की, लेकिन क्रुकेश सोल की बर्फीली नजरों के नीचे बैंगनी डेविल फ्लेम्स ने केवल थोड़े क्षण में सभी जादुई उपकरणों और कल्टीवेटर्स को धूल में बदल दिया। क्रुकेश सोल का काया धुंधला हुआ, फिर प्रकट हुआ। उनके सभी स्टोरेज पाउच उसके हाथ में थे। जयान ने पहले ही भागे दोनों के स्टोरेज पाउच इकट्ठे कर क्रुकेश सोल के पक्ष में उड़ाया। चलो, यदि कोई कोर फॉर्मेशन कल्टीवेटर आ गया तो परेशानी होगी। जयान ने चारों ओर देखा, स्वयं से और क्रुकेश सोल से कहते हुए बुदबुदाया। क्रुकेश सोल धुंधला होकर चुपचाप दिव्य पवन नाव पर लौटा। जयान ने तुरंत प्रस्थान किया। दिव्य पवन नाव सफ़ेद प्रकाश धारा बनकर दूर उड़ गई। थोड़ी देर बाद स्टालवार्ड स्टार द्वीप की दिशा से नीली और लाल प्रकाश धाराएं उड़ी, पलक झपकते प्रवर्तकों की हत्या वाली जगह पहुंच गईं। चकाचौंध चमक फीकी पड़ने पर कपटपूर्ण भाव वाला वृद्ध और धूसर क्यों उत्सर्जित करने वाला मध्यम आयु वाला व्यक्ति हवा में तैरते प्रकट हुए।
यहाँ होना चाहिए। आध्यात्मिक क्यू के स्पंदन अभी गायब नहीं हुए, लगता है हत्यारा हाल ही में गया। मध्यम आयु वाला उदास स्वर में बोला। माइनर एक्सपेंस द्वीप पर ड्यूटी वाले प्रवर्तकों में से एक मध्यम आयु वाले का शिष्य था। उसके शिष्य की मृत्यु पर गुप्त तकनीक से बने आत्मा पट पर काला शकुन प्रकट हुआ। मध्यम आयु वाले को तुरंत ज्ञात हो गया कि उसके शिष्य को विपत्ति आई, लेकिन वह तब अपने मित्र की अमर गुफा में अतिथि था। वे अधिकतम गति से उड़े, लेकिन उसे अपेक्षा न थी कि इतनी देर हो चुकी होगी। जयान के भागने की दिशा इंगित कर धीरे से बोला, युआन द्वीप स्वामी। वह उस दिशा में भागा होगा। मैं ट्रांसिएंट ट्रेसर तकनीक से कुछ जांचूंगा। यदि हम हत्यारे का पीछा करें तो 30% संभावना है कि हम उसे रोक सकें। ठीक है, यदि हम दोनों पीछा करेंगे तो हत्यारे को रोकना निश्चित है। मध्यम आयु वाले के शरीर से धूसर क्यू उफन पड़ा, कपटपूर्ण भाव प्रकट हुआ। क्षेत्र में आध्यात्मिक क्यू की टक्कर के अनुसार लगता है हत्यारा कोर फॉर्मेशन कल्टीवेटर है। भले ही अकेला कार्य किया, लेकिन ज्ञात न कि अन्य कल्टीवेटर्स साथ हैं। क्या युआन दाओ मित्र वास्तव में साधारण शिष्य के लिए समान शक्ति वाले कल्टीवेटर से टकराना चाहते हैं? वृद्ध ने अचानक विषय बदला और गंभीरता से मध्यम आयु वाले को समझाने लगा। ये सुनकर मध्यम आयु वाला प्रारंभ में स्तब्ध रहा, फिर असंतुष्ट चेहरे से बोला, क्या मेरे शिष्य की मृत्यु व्यर्थ हो? हाँ, मुझसे छोड़ कौन जानता है। हत्यारा कोर फॉर्मेशन कल्टीवेटर है और स्टालवार्ड स्टार द्वीप के निकट हत्या करने की हिम्मत रखता है। निश्चय दक्षिण पश्चिम समुद्र का नहीं होगा, इसलिए कोई बकवास न बोली जाएगी और मैं गपशप करने वाला नहीं हूँ। इसलिए यदि हम लौटकर कहें कि देर हो चुकी थी तो मामला शांत हो जाएगा, वरना साधारण शिष्य के लिए अज्ञात समान रैंक कल्टीवेटर से युद्ध करना जोखिम कतई उचित नहीं। हंसने के बाद उसने अस्वीकृति व्यक्त की। ये सुनकर युआन द्वीप स्वामी का क्रोध धीरे धीरे शांत हुआ, चिंतनशील भाव प्रकट किया। कुछ देर स्वयं से बुदबुदाने के बाद उसका भाव फिर शांत हो गया। वृद्ध को हाथ जोड़कर बोला, दाओ मित्र क्वी की चेतावनी के लिए धन्यवाद, पर्याप्त आभारी हूँ, चले लौटते हैं। भविष्य में उस शिष्य के कबीले का विशेष ध्यान रखूंगा और मामला यहीं समाप्त। यह उचित होगा। हम जैसे अमर मार्ग के अनुयायी इतने लंबे समय से जी रहे हैं, हमारी जानें और मूल्यवान हैं। यदि खतरा मोल ले तो पर्याप्त मूल्य पर। वृद्ध ने कपटपूर्ण मुस्कान छिपाते हुए कहा। हालांकि ये प्रवर्तक माइनर एक्सपेंस द्वीप की अमर गुफा पर नजर रखने वाले थे, इन्होंने यात्रा करने वाले कोर फॉर्मेशन कल्टीवेटर को कैसे उकसाया कि हत्या कर दी? क्या इनका संबंध 3 मुख्य द्वीपों और 6 संयुक्त महलों के 2 वांछित भगोड़ों से है? मध्यम आयु वाला सोचकर भ्रमित हो गया। बस, इसका हमसे कोई सरोकार नहीं। 6 संयुक्त महलों से तुम्हारा संबंध बहुत हल्का है, उन दोनों का पीछा करने लायक नहीं। मैं उपद्वीप स्वामी हूँ और तुम द्वीप स्वामी हो, इसकी अंधी चिंता करने से क्या लाभ? वृद्ध ने स्नॉट किया, खट्टा भाव दिखाया। ये सुनकर मध्यम आयु वाला हल्का मुस्कुराया। फिर युआन द्वीप स्वामी और वृद्ध ने कुछ बातें की और द्वीप लौट गए। माइनर एक्सपेंस द्वीप से लगभग 5 किलोमीटर उड़ने के बाद जयान का चेहरा अचानक उदास हो गया और उसने अपनी दिव्य पवन नाव रोक दी। फिर सामने की ओर देखते हुए शांत स्वर में बोला, छिपना बंद करो, प्रकट हो जाओ। ये खाली स्थान से आश्चर्य की चीख आई। इंद्रधनुषी चमक के साथ 8 फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट कल्टीवेटर्स उसके ठीक सामने प्रकट हो गए। जयान, तुमने डस्टफॉल पिल्स प्राप्त करने के लिए टेल स्टार द्वीप स्वामी के शिष्य और अन्य सम्मिलित कल्टीवेटर्स की क्रुकेश सोल के साथ हत्या कर दी। अब हम हमारे द्वीप स्वामी के आदेश से प्रवर्तक के रूप में आए हैं। तुम्हें तुरंत हमारी हिरासत में आना होगा ताकि हम तुम्हें झांताई द्वीप स्वामी के पास सजा के लिए सौंप सकें। समूह में देर फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट कल्टीवेटर ने जयान की ओर घमंड से चिल्लाया। दूसरों को मूर्ख बनाने के लिए जयान और क्रुकेश सोल ने अपनी खेती को नियंत्रित कर रखा था। परिणामस्वरूप समूह ने उनकी खेती का गलत अनुमान लगाया और लापरवाह हो गया। हालांकि जयान द्वारा उनके घात को भेदे जाने पर कुछ आश्चर्य हुआ, लेकिन अपनी श्रेष्ठ खेती और संख्या से वे आसानी से निपटने को आश्वस्त थे, इसलिए वे लापरवाह होकर सीधा प्रत्यक्ष दृष्टिकोण अपनाने लगे। उन्हें शांतिपूर्वक आंकने के बाद जयान ने उदासीन स्वर में कहा, तुम स्टालवार्ड स्टार द्वीप के कल्टीवेटर्स हो। क्या तुम्हारे पास प्रमाण है कि मैंने उन अन्य कल्टीवेटर्स की हत्या की? ये सुनकर उनके बीच सफ़ेद बालों वाला वृद्ध एक क्षण स्तब्ध रह गया, फिर व्यंग्यपूर्ण हंसी हंसकर बोला, क्या तुम 6 संयुक्त महल के एल्डर मायांक की गवाही के विरुद्ध बहस करना चाहते हो? आशा मत रखो, हमारे द्वीप स्वामी ने पहले ही कहा है कि तुम दोनों अत्यंत चतुर हो और हमें तुम्हारी खेती तुरंत नष्ट कर देनी है। जयान का भाव थोड़ा परिवर्तित हुआ, बर्फीले इरादे से ढके चेहरे से बोला, हमारी खेती नष्ट करना? क्या तुम्हारा द्वीप स्वामी इस मामले को हमारे साथ सुलझाने का इरादा नहीं रखता? हाँ, तुम दोनों अपराध के भय से वर्षों से भाग रहे हो, प्रमाण पहले ही एकत्र हो चुके हैं, सुझाने को क्या बचा है? सब लोग जाओ, इन दोनों को इनाम के लिए पकड़ लाओ। सफ़ेद बालों वाला वृद्ध ने सिर घुमाया, आंखें फैलाकर अधीरता से बाकियों को पुकारा। अचानक कल्टीवेटर्स बिना और बोले जयान की ओर उग्र प्रकाश धाराओं में जादुई उपकरण छोड़ने लगे। जयान ने आंखें फैलाकर देखा, ये खेती नष्ट करने का इरादा कैसे हो सकता था? लगता था वे उसे हत्या की नीयत से घूर रहे थे। हालांकि उसे ज्ञात न था कि क्या कोई गड़बड़ी है, लेकिन जयान के पास इन कल्टीवेटर्स से निपटने के सिवा कोई चारा न था। क्रुकेश सोल, इन्हें मार डालो, एक भी न भागने पाओ। जयान की आवाज़ भले ही तेज न थी, लेकिन बर्फ से भी ठंडी थी।
जयान के पीछे स्थिर खड़े क्रुकेश सोल चुपचाप आगे बढ़ा और आश्चर्यजनक रक्त लाल प्रकाश उत्सर्जित किया। क्षण भर बाद उसका पूरा शरीर चकाचौंध प्रकाश गोले से घिर गया। फिर हल्की सिसकारी के साथ उसके पैरों के नीचे पीला प्रकाश चमका और वह आते जादुई उपकरणों की ओर प्रहार करने उड़ा। कई प्रकाश चमकों के साथ आने वाले जादुई उपकरणों की चमक गायब हो गई और वे 100 मीटर चौड़े रक्त लाल प्रकाश अवरोध से घिर गए, पूरी तरह सुस्त हो गए। क्रुकेश सोल रक्त लाल प्रकाश के केंद्र में प्रकट हुआ, निर्विकार भाव से हाथ मुद्रा बनाए और नियंत्रण शब्द उगला। अचानक जादुई उपकरण आज्ञाकारी होकर उसके पक्ष की ओर आए, आस्तीन लहराने से गायब हो गए। लगता था उसने उन्हें इकट्ठा कर लिया। क्रुकेश सोल ने फिर निर्विकार होकर प्रवर्तकों के समूह पर ध्यान केंद्रित किया। ये दृश्य उन्हें स्तब्ध कर गया। कोर फॉर्मेशन कल्टीवेटर। वह कोर फॉर्मेशन कल्टीवेटर है। क्रुकेश सोल की वास्तविक खेती प्रकट होते ही चिल्लाने वाले कल्टीवेटर का चेहरा पीला पड़ गया। बाकी भी उतने ही भयभीत थे, लेकिन 2 चतुर कल्टीवेटर्स तुरंत मुड़े और भागे। उनका नेता सफेद बालों वाला वृद्ध अब घमंड का चिन्ह न था, उसके चेहरे पर केवल अविश्वास का भाव बाकी था। जयान के आदेश पर क्रुकेश सोल किसी को भागने न दे सकता था। उसकी आंखें रक्त के समान लाल हो गईं। भागते दोनों को भावहीन नजरों से देखा, बिना बोले हाथ उठाए लाल रक्तिम किरणें छोड़ीं जो अत्यंत गति से चली। पलक झपकते उन्हें पकड़ लीं। भागने वाले कल्टीवेटर्स में से एक चमकदार धरती पीला कवच पहने था, दूसरा असाधारण नीली प्रकाश श्रृंखला से लिपटा था। लेकिन किरण के हल्के स्पर्श से जादुई उपकरण और कल्टीवेटर राख बन गए। अन्य कल्टीवेटर्स के भागने के विचार समाप्त हो गए और उनके चेहरे मृत्यु सा पीले पड़ गए। सफेद बालों वाला वृद्ध भयभीत हो चिल्लाया, वरिष्ठ गलतफहमी है, ये सब गलतफहमी मात्र है। क्रुकेश सोल ने उसके बचकाने शब्दों की उपेक्षा की। कंधे हिलाए तो रक्त प्रकाश उसके शरीर से अलग होकर प्रवर्तकों के ऊपर बड़े रक्त बादल के रूप में उड़ा। फिर हाथ लहराया, बैंगनी प्रकाश धारा छोड़ी जो तेल पर चिंगारी की तरह रक्त बादल को प्रज्वलित कर दिया। अचानक आकाश बैंगनी ज्वालाओं से भर गया और कल्टीवेटर्स हर दिशा से दब गए। नीचे के कल्टीवेटर्स ने हताशा के भाव दिखाए, प्रत्येक ने रक्षात्मक जादुई उपकरण छोड़े दया की याचना की। लेकिन क्रुकेश सोल की बर्फीली नजरों के नीचे बैंगनी डेविल फ्लेम्स ने केवल थोड़े क्षण में सभी जादुई उपकरणों और कल्टीवेटर्स को धूल में बदल दिया। क्रुकेश सोल का काया धुंधला हुआ, फिर प्रकट हुआ। उनके सभी स्टोरेज पाउच उसके हाथ में थे। जयान ने पहले ही भागे दोनों के स्टोरेज पाउच इकट्ठे कर क्रुकेश सोल के पक्ष में उड़ाया। चलो, यदि कोई कोर फॉर्मेशन कल्टीवेटर आ गया तो परेशानी होगी। जयान ने चारों ओर देखा, स्वयं से और क्रुकेश सोल से कहते हुए बुदबुदाया। क्रुकेश सोल धुंधला होकर चुपचाप दिव्य पवन नाव पर लौटा। जयान ने तुरंत प्रस्थान किया। दिव्य पवन नाव सफेद प्रकाश धारा बनकर दूर उड़ गई। थोड़ी देर बाद स्टालवार्ड स्टार द्वीप की दिशा से नीली और लाल प्रकाश धाराएं उड़ी। पलक झपकते प्रवर्तकों की हत्या वाली जगह पहुंच गईं। चकाचौंध चमक फीकी पड़ने पर कपटपूर्ण भाव वाला वृद्ध और धूसर क्यों उत्सर्जित करने वाला मध्यम आयु वाला व्यक्ति हवा में तैरते प्रकट हुए। यहाँ होना चाहिए। आध्यात्मिक क्यू के स्पंदन अभी गायब नहीं हुए, लगता है हत्यारा हाल ही में गया। मध्यम आयु वाला उदास स्वर में बोला। माइनर एक्सपेंस द्वीप पर ड्यूटी वाले प्रवर्तकों में से एक मध्यम आयु वाले का शिष्य था। उसके शिष्य की मृत्यु पर गुप्त तकनीक से बने आत्मा पट पर काला शकुन प्रकट हुआ। मध्यम आयु वाले को तुरंत ज्ञात हो गया कि उसके शिष्य को विपत्ति आई, लेकिन वह तब अपने मित्र की अमर गुफा में अतिथि था। वे अधिकतम गति से उड़े, लेकिन उसे अपेक्षा न थी कि इतनी देर हो चुकी होगी। जयान के भागने की दिशा इंगित कर धीरे से बोला, युआन द्वीप स्वामी। वह उस दिशा में भागा होगा। मैं ट्रांसिएंट ट्रेसर तकनीक से कुछ जांचूंगा। यदि हम हत्यारे का पीछा करें तो 30% संभावना है कि हम उसे रोक सकें। ठीक है, यदि हम दोनों पीछा करेंगे तो हत्यारे को रोकना निश्चित है। मध्यम आयु वाले के शरीर से धूसर क्यों उफन पड़ा, कपटपूर्ण भाव प्रकट हुआ। क्षेत्र में आध्यात्मिक क्यू की टक्कर के अनुसार लगता है हत्यारा कोर फॉर्मेशन कल्टीवेटर है। भले ही अकेला कार्य किया, लेकिन ज्ञात न कि अन्य कल्टीवेटर साथ हैं। क्या युआन दाओ मित्र वास्तव में साधारण शिष्य के लिए समान शक्ति वाले कल्टीवेटर से टकराना चाहते हैं? वृद्ध ने अचानक विषय बदला और गंभीरता से मध्यम आयु वाले को समझाने लगा। ये सुनकर मध्यम आयु वाला प्रारंभ में स्तब्ध रहा, फिर असंतुष्ट चेहरे से बोला, क्या मेरे शिष्य की मृत्यु व्यर्थ हो? हाँ, मुझसे छोड़ कौन जानता है। हत्यारा कोर फॉर्मेशन कल्टीवेटर है और स्टालवार्ड स्टार द्वीप के निकट हत्या करने की हिम्मत रखता है। निश्चय दक्षिण पश्चिम समुद्र का नहीं होगा, इसलिए कोई बकवास न बोली जाएगी और मैं गपशप करने वाला नहीं हूँ। इसलिए यदि हम लौटकर कहें कि देर हो चुकी थी तो मामला शांत हो जाएगा, वरना साधारण शिष्य के लिए अज्ञात समान रैंक कल्टीवेटर से युद्ध करना जोखिम कतई उचित नहीं। हंसने के बाद उसने अस्वीकृति व्यक्त की। ये सुनकर युआन द्वीप स्वामी का क्रोध धीरे धीरे शांत हुआ, चिंतनशील भाव प्रकट किया। कुछ देर स्वयं से बुदबुदाने के बाद उसका भाव फिर शांत हो गया। वृद्ध को हाथ जोड़कर बोला, दाओ मित्र क्वी की चेतावनी के लिए धन्यवाद, पर्याप्त आभारी हूँ, चलें लौटते हैं। भविष्य में उस शिष्य के कबीले का विशेष ध्यान रखूंगा और मामला यहीं समाप्त। यह उचित होगा। हम जैसे अमर मार्ग के अनुयायी इतने लंबे समय से जी रहे हैं, हमारी जानें और मूल्यवान हैं। यदि खतरा मोल ले तो पर्याप्त मूल्य पर। वृद्ध ने कपटपूर्ण मुस्कान छिपाते हुए कहा। हालांकि ये प्रवर्तक माइनर एक्सपेंस द्वीप की अमर गुफा पर नजर रखने वाले थे, इन्होंने यात्रा करने वाले कोर फॉर्मेशन कल्टीवेटर को कैसे उकसाया कि हत्या कर दी।
क्या इनका संबंध 3 मुख्य द्वीपों और 6 संयुक्त महलों के 2 वांछित भगोड़ों से है? मध्यम आयु वाला सोचकर भ्रमित हो गया। बस, इसका हमसे कोई सरोकार नहीं। 6 संयुक्त महलों से तुम्हारा संबंध बहुत हल्का है, उन दोनों का पीछा करने लायक नहीं। मैं उपद्वीप स्वामी हूँ और तुम द्वीप स्वामी हो, इसकी अंधी चिंता करने से क्या लाभ? वृद्ध ने स्नॉट किया, खट्टा भाव दिखाया। ये सुनकर मध्यम आयु वाला हल्का मुस्कुराया। फिर युवान द्वीप स्वामी और वृद्ध ने कुछ बातें की और द्वीप लौट गए। जयान को ज्ञात न था कि वह संभावित संकट किस प्रकार स्वयं सुलझ गया, इसलिए वह सतर्क रहते हुए पूर्वोत्तर की ओर उड़ा, क्योंकि अब वह वांछित अपराधी था और दक्षिण पश्चिम समुद्र में और ठहर न सकता था। लेकिन अन्यत्र जाने के लिए उसे क्षेत्र का नक्शा चाहिए था, जबकि उसके पास केवल दक्षिण पश्चिम समुद्र का नक्शा था। इस कमी के कारण जयान 1 महीने उड़ने के बाद किसी यादृच्छिक द्वीप पर रुका। हालांकि द्वीप बड़ा न था, लेकिन दक्षिण पश्चिम समुद्र और अन्य क्षेत्रों की सीमा पर होने से इसमें बहुत समृद्ध बाजार नगर था। सावधानी बरतते हुए जयान ने गुप्त तकनीक से स्वयं और क्रुकेश सोल दोनों का रूप बदल लिया, फिर क्लोक पहन लिया। इसलिए क्रुकेश सोल से उच्च खेती वाले को छोड़ उनकी आध्यात्मिक इंद्रिय से केवल अस्पष्ट लाल प्रकाश दिखाई देता। संपूर्ण दिन जयान ने द्वीप के बाजार नगर से बड़ी मात्रा में सामग्री की भरपाई की और स्कैटर्ड स्टार सीज के विभिन्न क्षेत्रों की परिस्थितियों तथा उनके नक्शों वाली कई अभिलेख खरीदे, जिन पर काफी धन व्यय हुआ। द्वीप पर असंख्य दुकानदार ऐसे बड़े खरीदार के आने पर आनंदित हो गए। सब कुछ खरीदने के बाद जयान ने ठहरने की हिम्मत न की और उसी दिन छोटे द्वीप से प्रस्थान कर दिया। दिव्य पवन नाव पर बैठे जयान ने एक एक करके जेड स्लिप्स निकाली और सावधानी से पढ़ी। अज्ञात समय बाद लंबी सांस छोड़ी, जेड स्लिप्स को स्टोरेज पाउच में डाला और गहन चिंतन में लीन हो गया। जेड स्लिप्स ध्यानपूर्वक पढ़ने के बाद जयान को स्कैटर्ड स्टार सीज की सामान्य समझ हो गई। स्कैटर्ड स्टार सीज विशाल थे, लेकिन कोई न जानता था कि वास्तव में कितने विशाल, क्योंकि कोई मूर्ख पुनर्तः अन्वेषण करने को तैयार न था। इसलिए समुद्री नक्शे केवल स्कैटर्ड स्टार सीज का छोटा भाग ही चित्रित करते थे। ये स्कैटर्ड स्टार सीज के सभी कल्टीवेटर्स द्वारा स्वीकृत तथ्य था। अन्वेषित समुद्री क्षेत्रों को सामान्यतः इन स्टार सीज कहा जाता था, जबकि अनन्वेषित क्षेत्रों को आउटर स्टार सीज के नाम से जाना जाता था। सामान्यतः जब कोई स्कैटर्ड स्टार सीज का उल्लेख करता तो वास्तव में इन स्टार सीज का आशय होता। आउटर स्टार सीज को डेमन सीज के भयावह नाम से भी जाना जाता था, जो अकल्पनीय विशाल राक्षस प्राणियों का घर था जो नासेंट सोल कल्टीवेटर्स से कम न थे। आउटर स्टार सीज न गए निम्न ग्रेड कल्टीवेटर्स को ये सुनकर जबड़े लटक जाते। अभिलेखों में यहाँ तक कहा गया कि प्राचीन काल में इन या आउटर सीज भले ही राक्षस प्राणी सर्वोच्च थे और कल्टीवेटर्स छोटे एकाकी द्वीपों पर फंसे थे, अज्ञात समय बाद स्कैटर्ड स्टार सीज की पूर्व पीढ़ियों ने राक्षस प्राणियों को एक एक कर मार गिराया। वर्तमान इन स्टार सीज के विकास का मार्ग प्रशस्त किया। आज स्टार पैलेस नामक महाशक्ति पूरे स्कैटर्ड स्टार सीज पर शासन करती थी। यह महाशक्ति इतनी प्राचीन थी कि प्राचीन अभिलेखों में भी इसके प्रारंभ का उल्लेख न था। इसकी उत्पत्ति अनिश्चित होने पर कुछ का मानना था कि राक्षस प्राणियों को नष्ट करने वाले प्राचीन एल्डर्स ने इसे स्थापित किया। अन्य कहते थे कि प्राचीन नायक ने उस समय स्कैटर्ड स्टार सीज को एकजुट किया। अन्य अफवाहें भी अनगिनत और विवादास्पद हैं। वर्तमान स्टार पैलेस ने स्कैटर्ड स्टार सीज के केंद्र में विशाल द्वीप पर उदात्त हेवनली स्टार सिटी स्थापित की है। उसके 2 नगर स्वामी हेवनली स्टार सेज पूरे संप्रदाय पर शहर से शासन करते हैं। 2 नगर स्वामी अत्यंत रहस्यमय हैं। हेवनली स्टार सिटी कभी न छोड़े न सार्वजनिक रूप से प्रकट हुए, इसलिए बाहरी कोई उनके वास्तविक रूप से परिचित न है। हालांकि अफवाह है कि दोनों सेज देव नासेंट सोल कल्टीवेटर्स न होकर डेटी ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज के दिव्य प्राणी हैं। आखिरकार हेवनली स्टार सेज लगभग 1000 वर्ष से प्रसिद्ध हैं। साधारण कल्टीवेटर इतने लंबे कैसे जी सकते हैं? हेवनली पैलेस और हेवनली स्टार सिटी के अलावा इन स्टार सीज में 8 बाहरी क्षेत्र और 4 आंतरिक क्षेत्र हैं। प्रत्येक क्षेत्र के 3 सबसे बड़े द्वीप उनके संबंधित क्षेत्रों पर प्रत्यक्ष शासन करते हैं। इन्हें सामूहिक रूप से 24 आउटर स्टार द्वीप और 12 इन स्टार द्वीप कहा जाता है। सभी हेवनली स्टार सिटी के अधीन हैं। जयान जहां ठहरा था स्टालवार्ड स्टार द्वीप हेवनली स्टार सिटी का आउटर स्टार द्वीप था। स्टार द्वीपों के असंख्य छोटे सहायक द्वीपों को जोड़कर स्टार पैलेस वास्तव में काफी अधिकार रखता था। लेकिन सबसे उल्लेखनीय बात यह थी कि स्टार पैलेस स्टार द्वीप स्वामियों की नियुक्ति 2 विधियों से करता था। 12 इन स्टार द्वीप प्रत्येक पर 2 महान सेज द्वारा चुने 6 व्यक्ति शासन करते थे, जबकि 24 आउटर स्टार द्वीपों के लिए हेवनली स्टार सिटी सदीक समारोह आयोजित करती, जहां अंतिम विजेता द्वीप स्वामी बनते और क्षेत्रीय शासक का दर्जा प्राप्त करते। इस प्रकार हेवनली स्टार सिटी में आयोजित सदीक प्रतियोगिता को स्टार सेलेक्शन असेंबली के नाम से जाना जाता। हर बार इसके आयोजन पर स्कैटर्ड स्टार सीज के लगभग सभी उच्च ग्रेड कल्टीवेटर्स शहर में एकत्र होते। कुछ कल्टीवेटर्स द्वीप स्वामी बनने के स्वप्न से आते, अन्य क्षितिज विस्तार या सामाजिकता के लिए आते, यहाँ तक कि कुछ औषधि गोलियां, सामग्री, खेती कलाएं आदि विनिमय के अवसर के लिए आते, क्योंकि यह क्षणिक अवसर माना जाता था। इस समय हेवनली स्टार सिटी भीड़भाड़ से भरी रहती, लेकिन स्टार सेलेक्शन असेंबली की अतिरिक्त हलचल के बिना भी हेवनली स्टार सिटी जीवंत नगर था, जहां दुष्ट और वीर दोनों निवास करते। शहरों में लड़ाई निषिद्ध होने और दीर्घकालिक निवास के लिए स्पिरिट स्टोन कर को छोड़ स्टार पैलेस शहर को स्वतंत्र छोड़ता था। सभी रैंक के कल्टीवेटर्स को स्वतंत्रता से आने जाने देता। वांछित दुष्ट कल्टीवेटर्स को भी शहर में उपद्रव न करने पर गिरफ्तार न करता।
महान व्यापारी कबीले ऐसे स्वतंत्र वातावरण से अत्यंत संतुष्ट थे और वर्ष भर शहर में दुकानें स्थापित रखते हुए अपनी नीलामियां आयोजित करते और कई प्रकार के स्पिरिट स्टोन उत्पन्न करने वाले व्यवसाय प्राप्त करते। इस प्रकार स्कैटर्ड स्टार सीज से असंख्य दुर्लभ वस्तुएं प्रतिवर्ष हेवनली स्टार सिटी से होकर गुजरतीं। इसके अलावा हेवनली स्टार सिटी कल्टीवेटर्स को आकर्षित करने का एक अन्य कारण था स्टार पैलेस ने शहर में आउटर स्टार सीज तक ले जाने वाला परिवहन निर्माण स्थापित किया था। बड़ी स्पिरिट स्टोन राशि देने पर कोई आउटर स्टार सीज के विभिन्न आकार के डायमंड बीस्ट द्वीपों पर टेलीपोर्ट कर सकता था। ये एकाकी द्वीप पूर्व पीढ़ियों द्वारा स्थापित किए गए सभी आध्यात्मिक क्यू से भरे थे। इन द्वीपों पर पहुंचकर कल्टीवेटर्स निकट समुद्रों में विभिन्न राक्षस प्राणियों का संहार कर सकते थे और राक्षस कोर को हेवनली स्टार सिटी वापस बेचकर स्पिरिट स्टोन प्राप्त कर सकते थे। स्पिरिट स्टोन मूल्य के संदर्भ में ग्रेड 5 राक्षस कोर लगभग 1000 स्पिरिट स्टोन में बिकता, जबकि ग्रेड 6 के लाभ फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट कल्टीवेटर के जीवन भर के लिए पर्याप्त होते। इसलिए प्रतिवर्ष महत्वपूर्ण संख्या में कल्टीवेटर्स हेवनली स्टार सिटी आकर परिवहन निर्माण का उपयोग करते। आखिरकार परिवहन निर्माण के बिना आउटर स्टार सीज तक सीधी उड़ान न केवल अत्यंत लंबा समय लेती बल्कि बिना मार्गदर्शन के उड़ना अंधे मक्खी की तरह अत्यंत खतरनाक होता। इस विचार से जयान ने लगभग बिना चिंतन के हेवनली स्टार द्वीप जाने का निर्णय लिया। सुरक्षा या राक्षस कोर प्राप्ति भले ही उसे इस शहर से कोई कम आकर्षण न लगा। निश्चय ही स्कैटर्ड स्टार सीज में स्टार पैलेस के अलावा विभिन्न शक्तियां थीं, जैसे 4 फ्रीडम्स मर्चेंट एलायंस, डेविलचर्म संप्रदाय, 3 इमॉर्टल संप्रदाय, नाइट ड्रैगन द्वीप आदि। निश्चय ही जेनिथ यिन द्वीप और 6 संयुक्त महल भी महत्वपूर्ण शक्तियां थीं। जयान ने मन ही मन इस सूचना को व्यवस्थित किया। स्कैटर्ड स्टार सीज का नक्शा निकाला, सावधानी से देखा, गंतव्य निर्धारित कर हवा चीरते हुए दिव्य पवन नाव को सफेद प्रकाश धारा में बदल दिया। कई महीनों बाद समुद्र के ऊपर सफेद प्रकाश धारा गुजरी नाव पर जयान लंबी निरंतर यात्रा से थका हुआ खड़ा था। इतनी लंबी कठिन यात्रा जयान के लिए वास्तव में दुर्लभ अनुभव था, क्योंकि यात्रा के दौरान उसने जादुई उपकरण पर उड़ते हुए ग्रेट डेवलपमेंट तकनीक की खेती करने का प्रयास किया बिना रुके। प्रारंभ से बहुकार्य और अत्यंत चुनौतीपूर्ण सिद्ध हुआ। चेतना विभाजित कर असंख्य कठपुतलियों को नियंत्रित करने वाली तकनीक खेती करना आसान न था। खेती करते हुए ध्यान विभाजित करने से वह बारंबार भूल करता। दिव्य पवन नाव कभी कभी तिरछी उड़ने लगती, जिससे वह दिव्य इंद्रिय विभाजन पर ध्यान न केंद्रित कर पाता। कई दिनों तक कोई प्रगति न हुई, लेकिन पुरानी कहावत सत्य सिद्ध हुई कि अभ्यास ही पूर्णता लाता। असंख्य प्रयासों और विचलनों के बाद जयान उड़ते हुए ग्रेट डेवलपमेंट तकनीक की खेती करने में सक्षम हो गया। हालांकि जयान ने बहुकार्य त्याग दिया और दिव्य पवन नाव के सामने खड़े होकर आगे उड़ने पर ध्यान केंद्रित किया। आधा महीना बाद जयान ने गुजरे वीरान द्वीपों की व्यवस्था से अनुमान लगाया कि हेवनली स्टार सिटी निकट है। उसके हृदय में उत्साह जगा। थोड़ी और देर बाद दूर अस्पष्ट काले बिंदु को देखकर जयान का भाव थोड़ा बदला, जो विशाल प्रतीत हो रहा था। जयान ने तुरंत अपने जादुई उपकरण पर पैर पटका गति बढ़ाई। कुछ क्षण बाद दूर का काला बिंदु जयान के निकट आने पर धीरे धीरे बड़ा होता गया। धीरे धीरे विशाल काला छाया प्रकट हुई। भले ही स्पष्ट न दिखा, लेकिन उसकी प्रमुख सिलहुट ने जयान को उसकी आश्चर्यजनक भव्यता से विस्मित कर दिया। जयान थोड़ा और निकट उड़ने पर छाया के घटकों को मोटे तौर पर पहचान सका। यह एक नगर था, पूरे द्वीप पर फैला विशाल नगर। लेकिन जयान को सबसे बड़ा आश्चर्य इस बात का था कि यह नगर पहले देखे नगरों से पूरी तरह भिन्न था। यह समतल भूमि पर न बसाया गया, बल्कि द्वीप के केंद्र में आकाश छूती विशाल पहाड़ी को आधार बनाकर भवनों को उसके चारों ओर समद्विज वृत्तों में निर्मित किया गया था। विशाल पहाड़ी के नीचे पंक्तिबद्ध भवन द्वीप के किनारों तक बिना किसी अंतराल के फैले थे। ये निस्संदेह हेवनली स्टार सिटी था, स्कैटर्ड स्टार सीज का सबसे बड़ा नगर। आकाश से घने भवन चींटी जितने छोटे लगते थे। दृश्य ने जयान को स्तब्ध कर दिया, जब तक वह द्वीप से लगभग 20 किलोमीटर दूर न पहुंचा, जहां उसे दिव्य पवन नाव की गति धीमी करनी पड़ी। अब निकट आकाश में जयान अकेला न था। निकट दूर प्रकाश धाराएं कभी कभी प्रकट हो हेवनली स्टार सिटी की ओर उड़ने लगीं। जयान ने मन ही मन सांस ली। हेवनली स्टार सिटी की ख्याति वास्तव में सार्थक थी। इतनी दूर से भी असंख्य कल्टीवेटर्स दिखे। 10 किलोमीटर दूर होने पर विभिन्न रंगों की प्रकाश धाराओं की संख्या और बढ़ गई। नीचे कुछ विशाल जहाज हवा और लहरों को चीरते दिखे। लेकिन जयान को मौन कर देने वाली बात वे कल्टीवेटर्स थे, जो जादुई उपकरण पर उड़ने के बजाय छोटी नावों पर या समुद्र में निम्न ग्रेड राक्षस प्राणियों पर सवार होकर आ रहे थे। जयान ने सिर हिलाया, आश्चर्य से उबरकर प्रकाश धारा में गति बढ़ाई। थोड़ी देर बाद हेवनली स्टार द्वीप के तट पर पहुंच गया। अब उसे ज्ञात हुआ कि द्वीप को 100 मीटर ऊंची ऊंची पत्थर दीवार घेरे हुए थी। जयान ने विशाल समुद्री दीवारों पर विभिन्न आकार के दर्जन भर से अधिक द्वार भी पहचान लिए। मर्त्य जहाजों के बंदरगाह और राक्षस प्राणियों के विश्राम खाड़ियों के बावजूद आगमन यातायात का स्पष्ट बहुमत एकाकी कल्टीवेटर्स छोटे द्वारों से नगर में प्रवेश करते थे। इसलिए जयान नीली प्रकाश धारा बनकर छोटे नगर द्वार की ओर उड़ा। भले ही यह छोटे द्वारों में से एक था, लेकिन निकट पहुंचने पर जयान ने देखा कि द्वार 24 मीटर से ऊंचा था और हल्की मुस्कान के साथ स्वयं पर हंसा। जयान के सामने नीले वस्त्र वाली गरिमामयी स्त्री खड़ी थी, जिसकी खेती मध्य फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट प्रतीत होती थी। नगर द्वार के नीचे खड़ी 2 सफेद वस्त्रधारी कल्टीवेटर्स से सुंदरता से बात कर रही थी। कुछ स्पिरिट स्टोन देकर उसने उनके दिए नीले अंगूठी पहन ली और हल्के कदमों से नगर में प्रवेश कर गई।
जयान क्रुकेश सोल के साथ शांतिपूर्वक पहुंचा। क्या आप दोनों अस्थायी ठहराव चाहते हैं या दीर्घकालिक निवास? यदि हाँ, तो वरिष्ठ निकले। वरिष्ठ हेवनली स्टार सिटी में स्वागत है। नगर के नियमों के अनुसार कोर फॉर्मेशन कल्टीवेटर्स को मुफ्त दीर्घकालिक निवास की अनुमति है। ये पहचान अंगूठी है, कृपया इसे सावधानी से रखें। सफ़ेद वस्त्रधारी कल्टीवेटर ने बिना पलक झपकाए बोलना प्रारंभ किया, लेकिन आधे में क्रुकेश सोल को कोर फॉर्मेशन कल्टीवेटर पहचान लिया। आस्तीन से कुछ निकाला। आश्चर्य से क्रुकेश सोल को आंका सम्मानपूर्ण स्वर में बोलकर लाल अंगूठी सौंप दी। यह मेरी पहली बार हेवनली स्टार सिटी आना है। यह अंगूठी किस काम की? क्रुकेश सोल ने मोटी आवाज में कहा। स्पिरिट अंगूठी आपकी स्थिति का प्रमाण पत्र है। अस्थायी रहने वाले कल्टीवेटर्स नीली अंगूठी पहनते हैं। प्रवेश के लिए केवल 3 स्पिरिट स्टोन देते हैं। नीली अंगूठी का स्पिरिट प्रकाश 7 दिनों तक रहता, उसके बाद पहनने वाले को हेवनली स्टार सिटी छोड़नी पड़ती या नगर द्वार पर जाकर नई लेनी पड़ती। लाल अंगूठियां स्थायी निवास के लिए हैं। साधारण कल्टीवेटर्स को 800 स्पिरिट स्टोन देने पड़ते हैं। लाल अंगूठी का स्पिरिट प्रकाश शाश्वत होता है। रक्तसार ग्रहण करने पर मालिक को याद रखती, केवल मालिक के लिए चमकती, इसलिए चोरी की चिंता न करें। सफ़ेद वस्त्रधारी प्रारंभिक फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट कल्टीवेटर ने क्रुकेश सोल को तटस्थ व्याख्या दी। हाथ उठाकर अपनी उंगली पर चमकती लाल अंगूठी दिखाई जो हथेली वाली के समान थी। क्रुकेश सोल ने चुपचाप सिर हिलाया, अंगूठी ली, थोड़ा संकोच कर रक्तसार टपकाया और उंगली में पहन ली। मुझे भी लाल अंगूठी दे दाओ मित्र, मैं भी इस नगर में काफ़ी समय ठहरने वाला हूँ। जयान मुस्कुराया। स्टोरेज पाउच से 800 स्पिरिट स्टोन निकाले, एक कल्टीवेटर को सौंपे। दोनों सफ़ेद वस्त्रधारियों को कुछ आश्चर्य हुआ, लेकिन बिना बोले स्पिरिट स्टोन लिए जयान को लाल अंगूठी सौंप दी। जयान ने भी रक्तसार टपकाया, अंगूठी पहनी और क्रुकेश सोल के साथ नगर में प्रवेश कर गया। द्वार के बाद की सड़कें संकरी या चौड़ी न कही जा सकती। 4 व्यक्ति एक साथ चल सकें या 2 गाड़ियां। चारों ओर चूना पत्थर भवन पंक्तियां थीं। एक नज़र में ज्ञात होता कि मर्त्य दुकानें हैं जिनमें देखने लायक कुछ न था। सड़कों पर कल्टीवेटर नजर न आए, केवल कुछ मर्त्य खरीदारी और बातचीत कर रहे थे। जयान का कोई आकर्षण न हुआ। त्वरित जांच के बाद जयान ने सिर ऊपर किया, आकाश को देखा जहां असंख्य प्रकाश धाराएं उड़ रही थी, प्रत्येक कल्टीवेटर का जादुई उपकरण पर उड़ान दर्शाती। स्कैटर्ड स्टार सीज का सबसे बड़ा नगर वास्तव में आकाशीय प्रतिबंध रहित था। ये जयान और क्रुकेश सोल के लिए अत्यंत सुविधाजनक था। जयान ने दिव्य पवन नाव निकाली, उड़ने को उद्देश्य किया तो बाधित हो गया। अमर स्वामीगण कृपया रुकें। सड़क किनारे से व्यक्ति चिल्लाया। दुकान से निकला, सम्मानपूर्वक प्रणाम किया। वह दुबला तिरछी मूंछ वाला व्यक्ति था। दोनों ने उसे भली प्रकार देखा, लेकिन पाया कि वह मर्त्य था जिसमें जादुई शक्ति का कोई स्पंदन न था। जयान ने हल्का आश्चर्य दिखाया, भौहें सिकोड़कर पूछा, क्या बात है? क्या मैं तुमसे पहले मिला हूँ? दुबले व्यक्ति ने चौड़ी मुस्कान से बोला, हाँ, मेरा नाम लू एर है और ये दोनों अमर स्वामियों से पहली बार भेंट है। ये सुनकर जयान का भाव उदास हो गया, असंतोष प्रकट किया, लेकिन जयान के बोलने से पहले लू एर ने शीघ्रता से कहा, यह आपकी पहली बार हेवनली स्टार सिटी आगमन है न? निश्चय ये अमर स्वामी नगर की सड़कों और परिस्थितियों से अपरिचित हैं। चूंकि मैं स्थानीय हूँ इसलिए इस नगर को हथेली की तरह जानता हूँ। यदि अमर स्वामी कहीं जाना चाहें या व्यवसाय कहाँ संभालना है जानना चाहें तो मैं मार्गदर्शन कर काफ़ी परेशानी बचा सकता हूँ। मेरी सहायता के लिए केवल 2 स्पिरिट स्टोन चाहिए। ये कहकर लू एर ने अपेक्षापूर्ण भाव से जयान को देखा। लगता था उसने पहले ही युवक को दोनों का स्वामी पहचान लिया था। जयान हल्का मुस्कुराया, बोला, तो लू एर हो। यदि तुम्हारी सहायता संतोषजनक हुई तो मैं 5 स्पिरिट स्टोन दूंगा, लेकिन यदि समय बर्बाद किया तो एक भी न मिलेगा। फिर रहस्यमय मुस्कान के साथ जयान ने लू एर को और नज़रअंदाज किया। दिव्य पवन नाव पर चढ़ गया। जयान नाव पर खड़ा लू एर को देख रहा था। इस क्षण मर्त्य का चेहरा काला साफ होता रहा। जयान को देखकर चुपचाप दांत पीसे बोला, ठीक है, मैं अमर स्वामी का अनुसरण करूंगा। निश्चय अमर स्वामियों की अपेक्षाएं पूरी करूंगा। जयान ने उदासीनता से हल्का सिर हिलाया। दिव्य पवन नाव पर थपथपाया जो तुरंत भूमि के निकट धंस गई। लू एर ने देखा तो शीघ्र चढ़ गया, सावधानी से खड़ा हो गया। थोड़ी देर बाद दिव्य पवन नाव धीरे उड़ी द्वीप के केंद्र की विशाल पहाड़ी की ओर। आकाश में 100 मीटर उड़ने के बाद जयान ने लू एर की ओर सिर घुमाया। उसके चेहरे पर हल्का भय तो था, लेकिन कठिनाई या असहिष्णुता का कोई चिन्ह न था। मन ही मन सिर हिलाकर जयान ने उदासीनता से पूछा, लगता है तुमने पहले भी जादुई उपकरण पर उड़ान भरी है। विदेशी कल्टीवेटर्स के लिए अक्सर मार्गदर्शक का कार्य करते हो। पूर्व में मैंने 6 अमर स्वामियों की सहायता की, लेकिन यह मेरी दूसरी उड़ान है। लू एर जबरदस्ती मुस्कुराया। 100 मीटर ऊंचाई पर हवा मर्त्य के लिए कुछ अधिक तेज सिद्ध हुई। लू एर के चेहरे को हरा पड़ते देख जयान हल्का मुस्कुराया, हाथ उठाया। नीला प्रकाश चमका तो नीले कोहरे की परत ने दिव्य पवन नाव को पूरी तरह ढक लिया। तीनों की रक्षा की। लू एर का रंगत तुरंत सुधर गई, लेकिन लू एर के धन्यवाद कहने से पहले जयान ने पूछा, सबसे पहले बताओ शांतिपूर्वक खेती के लिए स्थान कहाँ मिलेगा?